बंद कर दो, जरूरत नहीं तो कल आपने होमवर्क किया फिर जाके कुछ? रोज जाकर के होमवर्क करोगे तो फिर होगा। केवल हम ऐसे ही सुनने से नहीं होता। यहाँ से आपको हल्का गाइडेंस मिलेगा, सामान्य डायरेक्शन मिलेगा, बाकी कुछ आधार बच जाएगा उससे तैयारी करने का। बाकी तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और वो उसी से होगा जो आप नोट्स बनाओगे, जा करके देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो फिर चीजें समझ में आएगी। और एक बार समग्रता में आ गई तो फिर आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। ठीक है, ऐसे पढ़ते पढ़ते कई बार 10 साल तक अगर आप समझ बढ़ाते रहो तब जाकर के कई बार वो समग्रता विकसित होती है। इतनी आसान नहीं होते, कई बार 1-2 साल में भी नहीं आते। इसलिए कई लोग आईएएस बन जाते हैं, उसके बावजूद भी समझ नहीं आती। आईपीएस होने के बाद भी जो लोग पढ़ते रहते हैं उनकी समझ विकसित होती रहती। नहीं तो वो अपने बच्चों को भी गाइड नहीं कर पाते। 11वीं में क्या सब्जेक्ट लेना है या फ्यूचर क्या है वो भी समझ में नहीं आता। वो भी एक्सपर्ट से करवाते हैं। आईएएस बन गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। अपने 11वीं वाले बच्चे को क्या गाइड करना ये भी नहीं पता होता उसको। दरअसल 20 साल 30 साल के बाद का सोच के चलना पड़ता है कि 20 साल बाद दुनिया कहाँ जाएगी, 30 साल बाद क्या होगा। क्योंकि ये व्यक्ति जब जवान होगा और काम करने के क्षेत्र में होगा तब कौन से काम के क्षेत्र होंगे, उस आधार पर करियर का डिसीजन होता है। तो इन सब चीजों में बहुत टाइम लग जाता है। कई लोग इसमें सक्षम नहीं होते। हमारे पास करियर गाइडेंस के लिए लोग आते हैं तो हम 25 साल से लगातार पढ़ रहे हैं तब जाकर के चीजें समझ में आ रही है। तो इतना आसान नहीं होता कि बहुत जल्दी सब चीजें समझ में आने लग जाए और आप डिसाइड करने की स्थिति में पहुंच जाए। तो लंबा समय लगता है और धैर्य रखना पड़ता है। इतने लंबे समय तक धैर्य रखना पड़ता है, कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। तो पीएससी का फुल फॉर्म जो हम बताते हैं ना, पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटिन्यूटी। पेशेंस भी रखना है, सेक्रीफाइस भी करना है और कंटिन्यूटी भी बना के रखनी है, तब जाकर के पीएससी होता है। धैर्य रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, साहस बनाए रखना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत बाधाएं आती है, आर्थिक बाधाएं आती है, सामाजिक बाधाएं आती है। घर वाले मना करते हैं, रिश्तेदार मना करते हैं, भटकाने वाले लोग मना करते हैं। कई बार बहुत गुणी और जानकार लोग होते हैं वो मना कर देते हैं। हमारे परिवार में जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है वो व्यक्ति मना कर देता है। कई बार पिताजी सहयोग करने को तैयार हो गए, बड़ा भाई सहयोग करने को तैयार हो गया, लेकिन परिवार में किसी आदमी की खूब चलती है और परिवार के लोग उसी की बात मानते हैं और उसी ने आके मना कर दिया कि इससे नहीं हो पाएगा, इसमें इन्वेस्ट मत करो, इसको मत करो। ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है। लगातार कई सालों तक पढ़ते रहना या वो तो पढ़ाई के इसके लिए, कंपटीशन के लिए तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में निखर के आना और डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। अब देखो दुनिया तो बदल रही है। कल मैंने आपको कहा था कि इम्पैक्ट बताएंगे, हम आखिरी वाले हिस्से में थे, इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट जो है वो तो दूसरा जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता, अभी तक की दुनिया में तो ये था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तक तो इंपीरियलिज्म था, साम्राज्यवाद था, ब्रिटेन का साम्राज्य था पूरी दुनिया पे, और जो अंग्रेजों के दिमाग में ठीक था वही कलेक्टर होता था, वही आईसीएस में। आईसीएस की परीक्षा जरूर शुरू हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों के जो पिट्ठू लोग होते थे, अंग्रेजों के जो वफादार थे, उन्हीं को बड़े पद मिलते थे। भारतीयों को बड़े पद 1857 के बाद मिलने लगे, लेकिन पूरी दुनिया में अंग्रेजों की चलती थी और अंग्रेजों के जो वफादार थे वही मालामाल रहते थे और वही सब कुछ था। 47 में दुनिया खुली है और कल आपको बता रहे थे कि 49 से लगभग आपका 47 के बाद में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर इसलिए शुरू हुआ कि कुछ देशों को पूंजीपति देश बनना था तो हथियारों का व्यापार करना था, और हम लोगों ने उस समय में गुट निरपेक्षता रखी कि हम किसी गुट में नहीं है। तो वाकई में युद्ध नहीं हो रहा था, इसलिए गुट निरपेक्षता का कोई मतलब भी था, क्योंकि रशिया भी युद्ध नहीं कर रहा था, यूएसएसआर भी नहीं कर रहा था,
और अमेरिका भी नहीं कर रहा था, और इस प्रकार से किसी दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई भी नहीं हो रही थी। तो गुटनिरपेक्षता भी तभी तक होती है ना कि जब सब कुछ शांत हो। अगर कोई किसी के ऊपर चढ़ के बैठा और आप बोलते हो कि हम तो गुटनिरपेक्ष हैं, इसका मतलब आप तो उसी के साथ हो, क्योंकि आप तो बोल ही नहीं रहे हो ना, आप तो बात ही नहीं कर रहे। किसी ने किसी के घर में चढ़ करके मारपीट कर दी और आप कहोगे हम तो गुटनिरपेक्ष हैं, इसका मतलब कि आप उसके सपोर्टर हो। तो अब थोड़ा सा गुटनिरपेक्षता का मतलब भी चेंज हो जाता है। लेकिन 1950 से लेके सन 2000 तक की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग स्थिति है। यूएसएसआर का विघटन खास करके 1990 में जो हुआ, 91 में, 90 से शुरू हुआ और 91 में 89 से उसका विघटन शुरू हो गया था, 91 में जाके कंप्लीट हुआ। तब तक की स्थिति आप देखोगे कोल्ड वॉर वाली, और वो दुनिया बिल्कुल अलग थी। लेकिन 91 से लेकर 95 के बीच में WTO का निर्माण, विश्व व्यापार संगठन का बनना, और पूरी दुनिया ने दरवाजे खोले LPG, उसको बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक इसी समय गोरबाचोव ने 1985 से लेकर के 90 के बीच में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई थी, उसको LPG कहा जा सकता है उस जमाने का। रशिया ने 85 से 90 के बीच में गोरबाचोव की नेतृत्व में, लीडरशिप में, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। तो ये ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका भी यही है कि हम ओपन हो जाएंगे, ओपन मार्केट हो जाएंगे, ओपन थिंकिंग होगी, रशिया की भी ओपन थिंकिंग होगी। तो 1985 के आसपास रशिया ने शुरू किया। 1980 के आसपास डेन जाओपिंग ने चाइना में शुरू किया, बल्कि पहले 75 से शुरू हो गया था डेन जाओपिंग का। चाइना ने थोड़ा 15 साल पहले कर दिया, रशिया से पहले। तो आज ये है कि चाइना 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 1.8 ट्रिलियन का रशिया है। तो अंदाजा लगाइए, रशिया 1.8 ट्रिलियन वाला है, हम 2.8 ट्रिलियन के हैं, और चाइना 18 ट्रिलियन का, यूएसए 24 ट्रिलियन का। लेकिन यूएसए तो बहुत पहले से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, 200 साल पुराना डेमोक्रेसी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ यूएसए में हुआ है। उसके बावजूद वो 24 पे बैठा है और चाइना से कॉपी करके यूएस की चीजों की कॉपी कर लेता है, शर्माता ही नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की धज्जियां उड़ा के रखी है, कॉपीराइट का कोई मतलब नहीं है, पेटेंट का कोई मतलब नहीं है, हर चीज की कॉपी कर देता है, कॉपी करके बेच भी देता है, किसी नियम का पालन नहीं करता, और वो रईस बन के बैठा है बहुत बड़ा। तो मैं ले जाना चाह रहा हूं वहीं 1990 के आसपास। यदि आप देखें तो दुनिया ने दरवाजे खोले व्यापार के लिए, हर देश के लिए, हर देश ने अपना दरवाजा खोला, और WTO का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। उससे पहले गेट था, और विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव के कारण सन 2000 आते आते हर देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी, संपन्नता बढ़ने लगी। उससे पहले हर देश की सड़कें कमजोर थी, हर देश में ऐसे आलीशान मार्केट नहीं थे, मॉल वगैरह नहीं बनते थे। दुनिया के छोटे से छोटे देश में मॉल बनने लगे, इंटरनेशनल कंपनियों के जो है आउटलेट्स आ गए, संसाधन बहुत ज्यादा बढ़ गए, कारों की बिक्री बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री बढ़ गई, टेलीविजन, मोबाइल, ये सब चीजों की बिक्री बढ़ गई और प्रॉस्पेरिटी आई। मुझे लगता है कि 2020 आते आते, खास करके पेंडेमिक के आसपास, ये अब शायद दुनिया बोर हो चुकी है शांति से क्योंकि कोल्ड वॉर को खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और प्रॉस्पेरिटी शुरू हो गई, संपन्नता भी आ गई और ठीक ठीक हो गया। तो अब लोगों को लगता है कि कुछ उद्यम की जाए, बहुत शांति हो गई। और खास सबसे पहले रशिया ने, सब लोगों को लग रहा था कि पेंडेमिक जाएगा तो कुछ इकोनॉमी सुधरेगी, होगा। रशिया पुराने जमाने में जैसे
जो व्यापारी होते थे वो लठेत रखते थे ना पैसा वसूल करने के लिए, ब्याज पे जो पैसा चलाते थे वो लठेत रखते थे। तो चाइना जो है मुझे लगता है कि वो उसी लठेत की तरह काम करेगा रशिया उस चाइना के लिए। चाइना वो व्यापारी होगा और रशिया उसका एक लठेत है, क्योंकि चाइना नहीं उलझना चाहता। चाइना अब प्योर व्यापारी हो चुका है, अब वो बनिया है, दुनिया का नया बनिया। अब उसको व्यापार में इंटरेस्ट है, लाभ में इंटरेस्ट है। उसने सामने किया है एक तरह से अमेरिका से, यूरोप से, किसी से भी भिड़ना है तो रशिया भिड़ेगा। बैक सपोर्ट किसका रहेगा? आप भी आईएएस बन जाओगे, आईपीएस होगे तो आपका गनमैन होगा, तो वही रास्ता तैयार करता है, आगे आगे चलता है। साहब आ रहे हैं, ये हटो, किसी को मार दिया, किसी को गाली दी, तो आपकी झांकी उसी से होती है। गनमैन ना हो साथ में और आप ही को रास्ता करना पड़े तो आपको कोई भी घेर लेगा, कभी हो सकता कोई कॉलर पकड़ ले। लेकिन गनमैन आपका जो होता है वो आपके नजदीक नहीं आने देता किसी को, उसके पास हथियार भी होता है। तो आर्म फोर्स वाला होता है तो वो सशस्त्र सेना होने की वजह से उसमें एक अलग प्रकार का पावर होता है, यूनिफॉर्म में भी होता है। तो आप नए प्रकार की दुनिया देख रहे हो। न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे थे तो एक बिल्कुल ही नया और नए तरह का नॉर्मल आ रहा है। तो इसलिए प्रभाव जो पड़ने वाला है दुनिया पे बिल्कुल पूरा नया होगा, नए तरीके से होगा। इसलिए अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप इंटेलेक्चुअल बन जाओगे तो सरवाइव कर पाओगे। अब अगर डिक्टेटरशिप आई दुनिया में, और भारत में भी डिक्टेटरशिप अगर आ गई, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है डिक्टेटरशिप के लिए, और यहाँ पे भी अगर तानाशाह है ही हमारे यहाँ, और अगर ये स्थायित्व पा लेते हैं, अगर 24 में चुनाव कराने से मना कर देते हैं, पक्का अगर मोदी को लगा कि वो नहीं जीत रहा है 24 वाला चुनाव, तो पक्का चुनाव नहीं होना, फिर घोषणा हो जाएगी सिर्फ कि अब यही रहेंगे, जिसको जो करना है कर ले। तो कोई कुछ करने की स्थिति में तो रहेगा नहीं, और 90% युवा तो चाहते ही हैं कि यही रहें। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद पढ़ाई लिखाई और रैशनैलिटी और या बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आगे बढ़ना और इन सब चीजों का कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप में तो इन सब की जरूरत ही नहीं होती, नॉलेज वॉलेज की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि नॉलेज के बेस पे बात ही नहीं हो रही, डिग्रियों के बेस पे बात ही नहीं हो रही है। वहां तो बात ही इस बेस पे हो रही है कि वो डिक्टेट करता है, दुश्मन को घर में घुस के मारता है, आंख में आग डाल के बात करता है, और उसकी दादागिरी चलती है। जो जितना दबंग है, जो जितना अच्छे से मार के आता है, जो पीटता है, तो फिर जो पुतिन स्टाइल जो चल रही ना अभी, क्योंकि बिना प्रोवोकेशन के जिस तरह से अभी तो यूक्रेन ने ठीक है कि वो जाने की बात की थी, ये सब किया था, लेकिन इस तरह का कोई सडन तो ऐसा कुछ किया नहीं था, वो तो डिफेंसिव था। और उसके ऊपर जिस तरह से अटैक किया, पहले लग रहा था कि डोबनास वाले रीजन में इधर अटैक कर लेगा और इसको डोनेस्क और लुशांक वाले को, इस हिस्से को अपने पास रख लेगा, ज्यादा इसको डिवाइड कर देगा, यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ के चला जाएगा। लेकिन ये तो बढ़ते जा रहे हैं और अब बोल रहे हैं हम तो पुरानी ग्लोरी वापस लाना चाहते हैं, यूएसएसआर वाली, यानी कि हो सकता है वो पुराने जो यूएसएसआर के जो दूसरे कंट्रीज हैं उन पे भी अटैक करे इसके बाद। अगर ये सब चल निकला और रोकने वाला तो कोई है नहीं। 14 में जब क्राइमिया लिया था तब कोई सामने नहीं आया, अब ये यूक्रेन पे हो गया, अभी भी सब बोल रहे हैं कि प्रतिबंध हैं, ये हैं। इन प्रतिबंधों का भी बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि रशिया के पास में ऑयल एंड गैस 80% जो यूरोप का काम चलता है वो रशिया से ही चलता है। तो चाहे वो जो कल हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, पाइपलाइन की, हाँ, नॉर्ड स्ट्रीम 2, नॉर्ड स्ट्रीम ऑलरेडी जर्मनी से है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी, और ऐसी ही उसने चाइना के लिए भी डाली हुई है, ऐसी ही उसने दूसरे क्षेत्रों के लिए भी डाली। नाम याद कर लीजिएगा कि रशिया से कितनी तरह की पाइपलाइन निकली है, 5 या 6 तरह की है। तो पूरा पाइपलाइन जो है गैस और ऑयल के लिए, वो सब सप्लाई यदि वो बंद कर देता है तो रिन्यूएबल एनर्जी में यूरोप में बहुत बुरी स्थिति है। अभी विंड एनर्जी काम नहीं कर रही, हवाएं उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो विंड एनर्जी नहीं आ रही है। सोलर में जो सप्लाई चेन है वो चाइना के हाथ में है, सोलर वाली फ्यूल सेल, और वो तो उसमें फिर चाइना के हाथ में वो कितनी सप्लाई करता है, क्या करता है। और 30 साल के लिए जो एग्रीमेंट हुआ, नो लिमिट एग्रीमेंट, उसमें
चाइना से तो वादा कर दिया रशिया ने कि अगले 30 साल तक मैं आपको ऑयल एंड गैस बहुत ही सस्ते दामों पे दूंगा, यहाँ तक कि फ्री दूंगा एक तरह से। तो इसी वादे के ऊपर उसने चाइना का सहयोग लिया है अभी कि तुम कुछ बोलना मत, तुम मेरी तरफ रहना। क्रीमिया के बाद में ही रूस को लगने लगा था कि मुझे चाइना की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं सबसे पंगा लेने जा रहा हूं। चाइना अकेला उसकी आवश्यकताओं की सारी पूर्ति कर देगा। आपने सैंक्शन लगाए हुए वो सब चीजें वो चाइना से ले लेगा, क्योंकि उसने कहा नो लिमिट फ्रेंडशिप है हमारी, कोई लिमिट ही नहीं है। और नो लिमिट है तो हम तुमको ऑयल एंड गैस, चाइना को बहुत ऑयल एंड गैस की जरूरत पड़ेगी, वो सारा का सारा वो पूर्ति कर देगा, रशिया पूर्ति करेगा अगले 30 सालों तक। तो रशिया को रोकना जो है, केवल सैंक्शन लगाने से रशिया रुकने वाला नहीं है। उसने यहां तक भी कह दिया कि नो फ्लाई जोन अगर कोई करेगा तो वो भी एक वॉर माना जाएगा हमारे अगेंस्ट। और अगर कोई किसी प्रकार के सैंक्शंस लगाए तो वो भी वॉर के अंतर्गत आएगा। तो दुनिया की इकोनॉमी तो गड़बड़ाने वाली है, ये स्लो डाउन तो आने ही वाला है। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन था उसका स्लोलाइजेशन ये तो होने ही वाला है। अब धीमाकरण तो होगा। तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दुनिया पे ये पड़ने वाला है कि दुनिया की इकोनॉमी थमने वाली है। जो ग्रोथ है, दुनिया की जो ग्रोथ थी, वो डेवलपमेंट ग्रोथ अब उतनी फास्ट नहीं रहने वाली। रही बात यूक्रेन की, अगर कई तरह के सिनेरियो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये सिनेरियो प्रेडिक्ट करें कि पुतिन यहीं से वापस लौट जाएंगे तो यूक्रेन रिकंस्ट्रक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, 6 महीने में, साल भर में रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। 75 लाख करोड़ की सहायता जो है वो यूक्रेन को मिल चुकी है। भारत का बजट 39 लाख करोड़ का एक साल का, उनकी 5.5 करोड़ की आबादी है केवल, हम 140 करोड़ लोग हैं, हम 39 लाख करोड़, और उसको विदेशी सहायता कितनी मिली? 75 लाख करोड़ की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूक्रेन को यदि 75 लाख करोड़ तो अभी मिल गए, वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन करके दे गई, तो दुनिया भर के कंपनियों को ठेके मिलेंगे, इंजीनियर्स को, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर बिल्डिंग ही तो बनानी है, और करना क्या है। बिल्डिंगों को ही उसने डैमेज किया और बिल्डिंगें वापस बन जाएंगी, बाकी तो जमीन जो की त्यों है, कोई दिक्कत है नहीं। बल्कि और रोजगार की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, बाहर के इमिग्रेंट्स के लिए बहुत सारी संभावना। इन दिनों में जो यूक्रेन में जमीन खरीद लेंगे, बाद में जब यूक्रेन बन जाएगा तब वापस रेट बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो इन्वेस्टमेंट का बहुत जबरदस्त, एफडीआई का बहुत जबरदस्त माहौल बन जाएगा। तो यूक्रेन को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर वो इस स्थिति में छोड़ के जाते हैं। तो एक सिनेरियो ये है कि वो और ज्यादा डैमेज करेगा और छोड़ के नहीं जाता और उस पर कब्जा जमा के रखेगा, तो यूक्रेन के लोगों को सेना में रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, खास करके रशिया के लोग। तो रशिया की जनसंख्या जो है वो, जो सेना में अगर लोग जाना चाहते हैं, तो रशिया को इस प्रकार से रोजगार मिल जाएगा और ऑयल एंड गैस पे वो कब्जा कर लेगा। उसको पोर्ट तो चाहिए थे, कल आपको सेबेस्तोपोल को बताया, उसके अलावा उसको यूक्रेन की पोर्ट पे भी नजर है, जो ऑलरेडी यूक्रेन के बढ़िया पोर्ट हैं। तो कई तरह के सिनेरियो बन रहे हैं इसमें। और या फिर अगर नेटो अगर बीच में कूदता है तो फिर वर्ल्ड वॉर है। तो जो 20 साल तक, 30 साल तक जो आपने प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी, जो शांति जो आपने एंजॉय की, वो नष्ट हो जाएगी। फिर से आप 45 वाले रेंज में चले जाओगे, तो दुनिया वहीं पहुंच जाएगी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, या फिर कोल्ड वॉर के टाइम 89 से पहले वाले। तो जो 30-40 साल आपने ग्रोथ की और जो हम लोग यहाँ तक आए, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कई तरह के सिनेरियो यदि आप देखें तो दुनिया पर बहुत जबरदस्त प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। और सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा तो ये रशिया को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कुछ ठीक ठीक रखना होता तो ये करता ही नहीं कि यूक्रेन भी फल फूल जाए और रशिया भी फलता फूलता रहे, तो फिर वो आक्रमण ही क्यों करता। तो ये वाला सिनेरियो तो पछता नहीं कुछ। वो तो जेलेंस्की को अगर मार देता है और उसके बाद कठपुतली व्यक्ति को जो बिठाता है, वो पपेट बिठाएगा विक्टर यानुकोविच की तरह, तब जाकर के वो कहीं अपने कब्जे में रखते हुए फिर। और अगर ये कंडीशन है तो अब इतनी बात बिगड़ चुकी है कि नेटो और यूरोपियन कंट्री इतना नजदीक जो है वो रशिया को पसंद नहीं करेंगे।
क्योंकि जिस तरह से रशिया को टेंशन था, रशिया को तनाव था इस बात का कि यूक्रेन अगर उनके हाथ चला जाता है तो हमारी छाती पे आके बैठ जाएगा नेटो, तो ठीक यही तनाव यूरोपियन कंट्रीज को हो जाएगा कि यूक्रेन यदि रशिया के पास रहता है तो अंदर घुसा हुआ है नेटो कंट्रीज में और यूरोपियन यूनियन के बीच में घुसा पड़ा है रशिया। तो यहाँ अब रशिया छाती पे आके बैठ गया, और रशिया की जो प्रवृत्ति रही कि वो बिना बताए कभी भी अटैक कर देता है और उस तरह शांति से रहता नहीं, पुतिन के रहते हैं खास करके। तो ये तनाव यूरोपियन यूनियन अपने ऊपर नहीं रखना चाहेगा, तो वो उसका प्रतिकार करना चाहेगा, तो विश्व युद्ध की संभावना कभी न कभी ज्यादा। तो कई तरह के सिनेरियो बनते हैं फ्यूचर में, इम्पैक्ट में। उसमें एक ये भी है, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट दूर है लेकिन उसके इंटरेस्ट हमेशा यूरोप से रहे हैं, और दुनिया पे प्रभुत्व उसका वैसे भी कम हुआ है अफगानिस्तान से निकलने के बाद में। तो आपको कई तरह के सिनेरियो देखने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर के हम लोग इस प्रकार से प्रभाव को समझ। कई तरह के प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो ये पड़ा है कि सब लोग निकल करके भागे, अब इतनी आसानी से वापस लौट करके यूक्रेन नहीं जाएगा कोई, क्योंकि जितनी मुश्किल से जैसे स्टूडेंट्स गए हैं तो अब वो वापस उनकी चाहे वो पढ़ाई बेकार भी चली जाए, फीस भी बेकार हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 50% से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो जाना चाहेंगे। हो सकता है 50% स्टूडेंट फिर से सब कुछ स्थिति अगर ठीक होती है तो चले जाए, लेकिन इतनी आसानी से ठीक होती हुई लगती नहीं है, क्योंकि और युद्ध जितना ज्यादा लंबा खींचेगा, जितना ज्यादा सैंक्शंस लगेंगे, उन सैंक्शंस को हटाना वापस और वही स्थिति बहाल करना पुराने वाली मुश्किल होता जाएगा, और ईगो की लड़ाई बढ़ती जाएगी। ऑथोरिटेरियन, इससे ऑथोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा मिलेगा। फर्स्ट चीज, अधिनायकवादी राज्यों को बढ़ावा मिलेगा, हिटलर जैसे राज्यों को बढ़ावा मिलेगा। और प्रत्येक देश ये चाहेगा कि हमें लोकतंत्र वाला, कोमल स्वभाव वाला, जेलेंस्की की तरह सबको लेकर चलने वाला, मित्रवत व्यवहार करने वाला, फ्रेंडली बिहेव करने वाला, सॉफ्ट स्पोकन, डेमोक्रेटिक नेता नहीं चाहिए, नॉलेजियस पर्सन नहीं चाहिए। हमें चाहिए दबंग, खूंखार, गाली देने वाला, घर में घुस के मारने वाला, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का सम्मान ना करता हो, वो कुछ भी करता हो, उसमें लाख बुराइयां हो, लेकिन होना चाहिए दुश्मन को मजा चखाने वाला। ऐसे नेताओं की बाढ़ आएगी। ट्रंप के वापस आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि मेरे रहते रहते जो है, आपने देखा रशिया कुछ नहीं कर पाया। ओबामा के समय उसने क्रीमिया ले लिया था, और बाइडेन के समय में उसने यूक्रेन ले लिया। मेरे टाइम चुप बैठा था, मैंने तो उसको बोल दिया था कि मैं मॉस्को में आके पीटूंगा, वो कल बोल गया। तो लोगों को फिर लगेगा कि यही बंदा ठीक था, हमने बाइडेन को चुन करके गलती की, अमेरिका की इमेज खराब की बाइडेन ने। तो पढ़े लिखे लोगों के दिन जा रहे हैं मुझे लगता है। तो इससे अच्छा है गमछा डालो और निकलो, कहीं किसी नेता की गाड़ी में बैठो, शानदार कैरियर है। कहीं से टिकट भी मिल जाएगा, नहीं भी होगा तो भाई साहब के साथ कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। भाई साहब बनाने का समय आ रहा है धीरे धीरे, तो स्थितियां बदल रही है। तो इसलिए अब मैं अभी आपको इस प्रकार का कोई प्रवचन नहीं दूंगा क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म जो आएगा तो फिर तो स्थिति दूसरी हो जाएगी। उसमें तो पढ़ाई लिखाई वालों का वैसे भी बहुत कुछ कम रह गया है, बहुत कम रह गया, कंपटीशन बहुत कम हो गए, सीटें कम हो गई हैं, एग्जाम्स कम हो गए हैं, और उसमें रैशनैलिटी का कोई मतलब ही नहीं कि आप कितने बौद्धिक व्यक्ति हैं, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता उसका। उसमें अलग ही प्रकार की योग्यता चाहिए, और वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। ये केवल इंडिया की बात नहीं है, ये अपन रशिया में देख रहे हैं, शी जिनपिंग को देख रहे हैं, ट्रंप को देखा था, और यही चीज अब यूक्रेन में लोग बोलने लगे कि हमने ये गलत आदमी कर लिया, इस जगह पे हमको किसी सॉलिड पर्सन को लेना था जो कि रशिया को जवाब देते, यानी कि वो गुंडा टाइप होता, वो भी पुतिन पे तू डाल डाल में पात पात इस तरह से चल पाता, यानी चालबाज आदमी चाहिए था, सच्चा आदमी नहीं चाहिए था। यूक्रेन ने निशस्त्रीकरण किया, डिसआर्मामेंट किया, ईमानदारी से कर दिया, तो दूसरा झटका लगेगा डिसआर्मामेंट को, निशस्त्रीकरण को, यानी हथियारों की होड़ बढ़ेगी, तो लोगों का, दुनिया के देशों का डिफेंस बजट बढ़ेगा, रक्षा बजट बढ़ जाएगा।
हर देश अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा क्योंकि उसको मालूम है कि कभी भी खतरा हो सकता है और कोई भी, और न्यूक्लियर डिटरेंस और बढ़ाओ, यानी परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी। अब परमाणु परीक्षण होंगे हर देशों में। उनको मालूम है कि अगर परमाणु ताकत रही, परमाणु बम आपके पास रहा, तो कोई देश आपकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा, अदरवाइज आपको मारेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी जेलेंस्की ने तो नहीं किए थे, लेकिन 92 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम, वो जो था, कौन सा था, बुडापेस्ट है ना, बुडापेस्ट ही था, कौन सा था, क्या नाम था उसका, बुडापेस्ट नहीं था, क्या नाम है उसका, कौन सा वो था 92 वाला, जिसके तहत उसने हथियार खत्म किए। तो देख लेना, वो कोई खास बात नहीं है। तो वो यूक्रेन ने अपने हथियार सब कहा कि जो आपके पास नहीं चल रहे हैं उसको वहीं नष्ट कर दो, जो चालू हालत में है वो रशिया को लौटा दो। तो उसने रशिया को लौटा दिया ईमानदारी से। यूक्रेन के पास ये सब चीजें होती है अभी, तो ये बहुत पावरफुल होता है यूक्रेन, और धमकी देने की स्थिति में होता रशिया पे कि हम चला देंगे, लेकिन उसको मालूम था इसके पास अब कुछ नहीं है, और ये सच भी बोलता है, इसने छुपा के भी कुछ नहीं रखा क्योंकि बहुत ईमानदार है और सब कुछ सच बोलता है। और पुतिन तो झूठ की नींव पे ही खड़ा हुआ था पूरी तरह से। तो सच बोलने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ईमानदार लोगों को दिक्कत आने वाली, मेहनती लोगों को दिक्कत आने वाली, पढ़े लिखे लोगों को दिक्कत आने वाली। तो दुनिया बदलने वाली है, ये बात तो है कि दुनिया जो है यहां से काफी चेंज होने वाली है। अब भारत कब तक इसमें रह पाता है और इस प्रकार से अपने आप को मेंटेन कर पाता है, क्योंकि यहाँ की जनता भी चाहेगी। अभी तक की स्थितियां दूसरी थी कि चुनाव जीत लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे डर गए, पाकिस्तान था, ये था, वो था। अब चुनौती दूसरी तरह की, तो वो फिर देखता है कि पीटने वाला तो फिर मोदी दिखता है लोगों को कि यही पीट पाएगा तो फिर आदमी लगता है कि चलो सुरक्षित तो यही है, ये कम से कम पीट पाएगा। तो ये तनाव भरी दुनिया बन रही है। अच्छा एंजॉय किया है लोगों ने काफी, 1995 से लेकर के 2020 तक, खास करके कोरोना आने से पहले तक बहुत अच्छा समय था। समृद्धि बढ़ने का समय था, शिक्षा बढ़ने का समय था, रैशनैलिटी का समय था, डेमोक्रेसी का समय था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का समय था, और यात्री उड़ानें एक से एक बढ़ी हैं, एयरलाइंस की संख्या बढ़ी थी, हवाई यात्रा बढ़ी थी, और लोग एक दूसरे देशों में बड़ी मात्रा में गए, एक दूसरे देशों की संस्कृति समझने की कोशिश की, और पूरी दुनिया ने इकोनॉमी में कोऑपरेशन किया, नॉलेज में किया, कल्चर में किया, टेक्नोलॉजी में किया, साइंस में किया। इसलिए हम बहुत जल्दी वैक्सीन बना पाए, 6 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन डेवलप कर पाए, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन था। लेकिन यहां से अगर दुनिया अगर पीछे जाती है और इसी तरह की चीजों को प्रमोशन मिलता है, तो अगर हम लोग यही सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे कि दुनिया में शांति स्थापित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, और युद्ध समाप्त हो, फिर से स्थितियां पहले जैसी हो जाएं, बल्कि उससे और अच्छी हो, और लोगों का मत जो है वो मायने रखे। लेकिन क्या होता है कि जब डिक्टेटरशिप आती है और उसके बाद भी बात आती है, तो पढ़े लिखे लोगों को साइडलाइन इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उनके मत का मूल्य एक ही होता है। आप जितने भी पढ़े लिखे हो, जितने भी समझदार हो, आपके वोट का तो मूल्य एक ही है। तो उनको झुग्गी को सेट करना, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को या उनको सेट करने के बजाय झुग्गी को सेट करना ज्यादा आसान लगता है। एक एक बोतल शराब दिया, ये दिया, उनको पूरा अपना फॉलोअर बना लिया, थोड़ा पैसा बांट दिया। और जो रेशनल लोग हैं, जो बयान देते हैं, भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं और डिक्टेटरशिप के खिलाफ लिखते हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़ भी दें तो मुश्किल से 30-40 होते हैं, उनको 300-400 लोग मिल जाते हैं। तो वोटर के तौर पे उनको, क्योंकि वोट का मूल्य तो एक ही है। आप 8वीं तक पढ़े लिखे हो या 5वीं तक के बाद आपने स्कूल छोड़ दिया था, या आप बिल्कुल स्कूल नहीं गए और बचपन से जेब काटते थे या दारू पीते थे और अपनी झुग्गी में सोते रहते हो, आपके मूल्य, वोट का मूल्य एक ही है। और जो शशि थरूर है उसका भी एक ही है उसके वोट का मूल्य भी एक ही है। तो कोई बहुत जबरदस्त क्रिमिनल है और बहुत बदमाश आदमी है, उसके वोट का मूल्य भी एक है लोकतंत्र में, और उसका भी। तो
कोई ज्यादा उनको फिर उनको साधना ही नहीं है, वो उनकी परवाह ही नहीं करते, वो उसको वोट बैंक मानते भी नहीं पढ़े लिखे लोगों को, और उनको वो साइड कर देते, तुम अलग हटो, हमको यही टारगेट करना है, हम के इनके हिसाब से बयानबाजी करेंगे, इनके हिसाब से योजना, तो डेमोक्रेसी हो जाएगी। जबकि डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग ये है कि वहां का जनमत जो है, समझदार लोगों का जनमत जो है वो उसकी तरफ होना चाहिए। लेकिन यहां तो सिर गिने जाते हैं, तो सिर गिन करके जो है वो तय हो जाता है, तो वो बहुत आसान होता है डिक्टेटरशिप लाना डेमोक्रेसी में, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाए तो उन परिस्थितियों से डराया जा सकता है। पर ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कोई केवल भारत में नहीं होगा। जब शस्त्रों की होड़ लगेगी, जब दादागिरी की होड़ लगेगी और कोई इस तरह से एक दूसरे देश में घुसेगा, तो हर देश में इस प्रकार के डिक्टेटर को मौका मिलेगा कि जो ऐसी लैंग्वेज बोलता है उसको जनता पसंद करेगी, क्योंकि थ्रेट लगेगा, उनको लगेगा कि थ्रेट सामने, समस्या सामने है और उससे निपटना है, इसलिए हमको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो लोग उस हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। तो एक नई दुनिया का संरचना यहां से फिर होगा। ट्रेवल बैन होंगे और अधिकांश जगह पर इस तरह से हवाई यात्रा बाधित होगी, तो टूरिज्म पे इंपैक्ट आएगा। कल्चरल एक्सचेंज, जो सांस्कृतिक संपर्क बढ़ते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, उस पर दिक्कत आएगी। एजुकेशन में भारी दिक्कत आने वाली है। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम की वजह से, इंटरनेट की वजह से बहुत सारी चीजें, साइबर क्राइम बहुत बढ़ने वाला है और रशिया की तरफ से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सबसे ज्यादा डैमेज जो करेगा वो रशिया करेगा। अभी शुरू कर दिया उसने, यूरोप ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया रशिया ने, खबरें आने लगी है। वो अगर बैन लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, तो रशिया उनके सिस्टम को डैमेज करेगा। सोलर विंग करके जो एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है या सर्वर को सर्विस देने वाला सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी सर्वर अपना अपडेट करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, वो सोलर विंग पे जाता है। उसमें खराबी शुरू कर दी है, तो लोग अपने सर्वर जो अपडेट करते हैं उसको रिपेयर करते हैं और उसको ठीक बना के रखते हैं, उन लोगों को दिक्कत आने लगी है सोलर विंग की वजह से। और आपने कॉलोनियल पाइपलाइन वाला एग्जांपल तो देखा ही था, जो 13 कॉलोनीज हम लोग यूएस की बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और वो वाली, वहां पर जो कॉलोनियल पाइपलाइन है उसमें करोड़ों का, बिलियंस ट्रिलियंस का रैंसमवेयर दे करके उसको छोड़ा गया, बिटकॉइन दे करके छोड़ा गया, तब जाकर के उसको उन्होंने छोड़ा। रशिया, उसके पीछे भी रशिया। तो रशिया ने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई है दुनिया भर पर साइबर अटैक करने के मामले। दुनिया भर में साइबर अटैक, ब्लैकआउट, मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ था, हॉस्पिटल वगैरह सबसे बिजली चली गई थी रात में, आपको पता है मुंबई का ब्लैकआउट बहुत खतरनाक। हम हमेशा इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी बिजली चली जाए, वो चले जाए, नया न कितने लोग मर जाएंगे। और ऐसे ब्लैकआउट जो होते हैं वो, उस पर शंका थी चाइना के ऊपर, चाइना का अटैक था। तो आपका बिजली सिस्टम जो डिजिटल हो गया है, आपका इंटरनेट सिस्टम, आपके रक्षा मंत्रालय, डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट वाले सिस्टम, तो नए प्रकार के वॉर होंगे। स्पेस वॉर जब होगा तो एक अगर थ्रेट आया, अभी जो कितने 80 जो है वो सैटेलाइट खत्म हो गए एक साथ, एलन मस्क के कंपनी के सोलर फ्लेयर से। अब वो जो डेब्री इकट्ठा होगा तो उससे कैसलर सिंड्रोम तैयार होगा और दूसरे जो हेल्दी सैटेलाइट्स हैं उनको जाकर के वो लगेगा और डैमेज करेगा। मूवी देखी होगी आपने, कौन सी? हाँ, ग्रेविटी देखी होगी, उसमें कैसे कैसलर सिंड्रोम काम करता है। मार्शियन में भी मिलेगा थोड़ा बहुत, और ऐसे और भी 3-4 मूवी आप देख लीजिए इस टाइप की साइंस फिक्शन वाली, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसलर सिंड्रोम पे एक टिप्पणी लिखिए, स्पेस वॉर। स्पेस वॉर शुरू हुआ था और आपने देखा था कि रशिया ठीक ठीक जा रहा था, दूसरे प्लेनेट पे भी पहुंच रहा था, लेकिन चंद्रमा पे आदमी पहुंचा करके अमेरिका ने वो कहानी खत्म कर दी 1969 में। इसलिए वो उन्होंने दिशा बदल दी और वो अफगानिस्तान में उतर गया लियोनिद ब्रेजनेव। उसने कहा नहीं, अब ये स्पेस में तो अमेरिका जीत गया, क्योंकि अभी वो कर नहीं पा रहा था।
तो वो आगे निकल गया था। तो बीच में स्पेस के ऊपर इनने, जो कोल्ड वॉर था उस समय में, स्पेस को टारगेट बनाया था कि अंतरिक्ष में कुछ दौड़ लगाते हैं। हथियारों की खरीदारी बढ़ जाएगी इसके बाद, तो ये तो चाहते ही हैं कि हथियारों की खरीदारी बढ़े, क्योंकि रशिया भी हथियार निर्माता है, इसराइल भी है और अमेरिका भी है और फ्रांस भी है। तो ये सब जो हथियार बनाने वाले देश हैं वो तो चाहेंगे कि दुश्मनियां बढ़े। कोल्ड वॉर का मतलब ही यही था, हथियार बेचना, क्योंकि तनातनी बना के रखी थी पूरी दुनिया में और सब देश हथियार खरीदते थे। तो हम सब अपना एजुकेशन में लगाएं पैसा, हेल्थ में लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, ट्रांसपोर्ट में लगाएं, या फिर हथियार खरीदने में लगाएं। हम सब मेहनत करें रात दिन और फिर हथियार खरीद के लेके आ जाएं। यही अमीर देश चाहते हैं। तो इम्पैक्ट समझ में आ रहा है? इम्पैक्ट ऐसे आएगा। और चूंकि वो जो यूक्रेन है वो एक तरह का धान का कटोरा, जो हम छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, वैसे वो अनाज का कटोरा है, यानी वीट का उत्पादक है। सबसे ज्यादा गेहूं सप्लाई करता है वो यूरोप में और सब जगह। और अगर वहां अशांति रहती है और युद्ध चलता रहता है और गेहूं का उत्पादन इस बार अगर सोइंग नहीं हो पाएगी गेहूं की, और अगली बार भी नहीं हो पाएगी, और ऐसे 1-2 साल 3 साल तक फसल नहीं हुई, तो दुनिया भर में खाद्यान्न संकट, फूड क्राइसिस आ जाएगा, खाद्यान्न संकट हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे अचानक से जंप नहीं किया जा सकता। 10 साल लगेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरह से, अगर आपको सोलर पे और विंड पे जाना है तो। और विंड तो अभी जर्मनी में फेल हो गया क्योंकि हवाएं नहीं चल रही, तो विंड एनर्जी नहीं बन रही। और सोलर एनर्जी वाला भी अगर आपको शिफ्ट करना है तो 10 साल लगेंगे। एकदम से तो आपको ऑयल और गैस पे ही रहना है। तो इंपैक्ट समझ रहे हैं आप लोग एनर्जी पे? एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, इकोनॉमी में टूरिज्म का नीचे जाना, एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज, और फिर हथियारों की दौड़, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट को झटका, यानी कि, और रेडिएशन का खतरा। जितना परमाणु बमों की और उसकी बात करेंगे उधर जाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की उसके तरफ, तो उतना ही रेडिएशन का खतरा दुनिया में बढ़ता जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग भी साथ साथ, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, इन्वायरमेंट साथ साथ है। तो कभी इंपैक्ट लिखने को आया तो आप लिख पाओगे? हाँ, इतने सारे दिशाओं में घूमना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं ऐसे एक साथ नहीं होता। ठीक है, इतने तरह के। तो हम लोग फिर वहीं पहुंच जाते हैं ना जहां से चले थे। तो फिर हमने विकास क्या किया इतने सालों में, हमने पाया क्या? हम लोग ऐसा बड़ा जश्न मना रहे थे, और खास करके इस पीढ़ी में आप लोगों ने जो करियर बनाने के लिए जन्म लिया, तो आपके सामने तो एकदम बेकार सा समय आ गया। फिर एकदम ऐसा लगता है कि ये क्या तमाशा है, अब क्या करें? क्योंकि डिक्टेटर और पॉलिटिकल डैमेज ये है कि डिक्टेटरशिप आएगी, ये पॉलिटिकल डैमेज है पूरी दुनिया में। तो डेमोक्रेसी, हम लोग बात करते थे ना कि अच्छा अमेरिका भी आप देखोगे कि कहीं किसी भी देश पे आक्रमण करता था तो वो बोलता था कि हम डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट आक्रमण कर रहे हैं, वहां हम सद्दाम हुसैन को खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि वो डिक्टेटर है, और वहां हम लोकतंत्र बहाल करेंगे, अफगानिस्तान में हम लोकतंत्र बहाल करेंगे। और हर जगह वो लोकतांत्रिक सरकार बनाता था और स्थानीय लोगों का इलेक्शन करवाता था और वहां सरकार बना के छोड़ के आता था। तो सारी लड़ाई प्रोग्रेसिव इस तरह से होती थी कि आप डिक्टेटर टू डेमोक्रेसी जाते हो, फ्रॉम डिक्टेटर टू डेमोक्रेसी जाती है। तो यही डेवलपमेंट माना जाता था, लोकतंत्र को डेवलपमेंट कहा जाता था। और अगर पूरी दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म आता है, और इस तरह से टर्की में बैठा ही है, मैंने बताया था आपको, उधर विक्टर ओरबान बताया था, यहाँ रजब तैयब एर्दोगान बताया था, वो बेलारूस में अलेक्जेंडर में बताया जाता, लुकाशेंको है, वहां ही है, कई सारे देशों में है, ढेरों देशों में। और वो सब सफल है, एक तरह से सफल माने जा रहे हैं, सफलतापूर्वक वो राज्य कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। खुद अमेरिका में यदि ट्रंप आता है तो मुझे नहीं लगता वो अगले इलेक्शन फिर कभी होने देगा। पर ट्रंप खुद 88 साल का है, तो वो पता नहीं कितने दिन जिंदा रहेगा। लेकिन फिर ठीक उसी माइंडसेट का और वैसे ही व्यक्ति चाहिए, वो भी मिल ही जाएगा। बहुत लोग हैं ऐसे, कोई संख्या कमी नहीं है।
तो ऐसे लोगों को जब पसंद आप नहीं करते, तो ऐसे लोगों को जब आप पसंद करने लग जाते हो तो मानवता को सबसे बड़ा नुकसान आता है, ह्यूमन राइट्स को बहुत नुकसान होता है, शरणार्थियों को बहुत दिक्कत आती है। कि कोई भी शरणार्थी, आपको पता है ना मेक्सिको के वहां वॉल किसने बनवाई थी? ट्रंप ने वॉल बनवाई थी ना, दीवार। ये ऐसे लोग वॉल बनाते, इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते, स्थानीय लोग। तभी बोल रहा था ना मेगा कैंपेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बाय अमेरिका हायर अमेरिका। यहीं के लोगों से काम चलाएंगे, यहीं के लोगों से खरीदो, अमेरिका के लोगों से खरीदो, अमेरिका के लोगों को नौकरी दो, बाहर वालों को भगाओ। तो जब हम यहाँ अभी बात करते हैं रोहिंग्या के लिए और इसके लिए कि ये आ गए और इनकी वजह से हमको गुड़गांव में दिक्कत आ रही है और ये हो रही है, तो ठीक, अमेरिका में इंडियंस की वजह से अभियान चल जाएगा, दूसरे देशों में चल जाएगा कि इनकी वजह से जो है हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है, इनको हटाओ, ये सारी वीजा पॉलिसी चेंज करो, इनको बंद करो। ट्रंप यही तो करता था कि हम बाहर वालों को भगाएंगे। इमिग्रेंट्स की वजह से सारा अमेरिका खराब हो रहा है, बाहर से आने वालों की वजह से अमेरिका की छवि खराब हो रही है। तो अमेरिका के लोगों को दो, तो जो बच्चे हमारे यहाँ इंटेलिजेंट है और वहां की यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, वहां जाकर के डिग्री करना चाहते हैं, वहां जाकर जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा झटका है। तो एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज लेवल पे बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। तो जो बात हम करते हैं हम लोगों के यहाँ, तो ठीक है कि हमारे यहाँ बाहर से इतने लोग उस तरह से एजुकेशन के लिए आते नहीं है, लेकिन हमारे तो 4 करोड़ लोग, 3 से 4 करोड़ लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं ना, और हम तो दुनिया के हर देश में हैं। और वहां यदि अथॉरिटेरियनिज्म आता है और इमिग्रेंट्स को भगाया जाता है, तो हमारे तो रेमिटेंसेस पे भी असर आएगा, जॉब पे भी असर आएंगे, और फिर मारामारी जो डोमेस्टिक स्ट्रगल है वो और बढ़ेगा, और एजुकेशन की क्वालिटी भी खराब होगी। या फिर हम उस हाई क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और वो बनाए, लेकिन गवर्नमेंट की R&D में और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उन्होंने कम कर रखे हैं। तो आपको सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, डोमिनो इफेक्ट है, एक जगह आएगा तो सभी जगह जाएगा। दरअसल बहुत ज्यादा पृथ्वी बड़ी नहीं है, अगर आप ऐसे ही इशारों में बात करें तो कल हमने बताया आपको, ऊपर रशिया है जिसने बहुत बड़ा हिस्सा, चाइना है, उधर जापान है, नीचे इंडिया है, और आप श्रीलंका, और इधर आप देखोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट हो रही है। अगर आप पूरा देखोगे तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा नक्शा नहीं है, यही दुनिया है। इधर यूरोप जाओगे सिमट जाएगा, यूक्रेन के उधर और बेलारूस के उधर जाकर के सिमट जाएगा, लाटविया लिथुआनिया के उधर फिर गिने चुने वो देश हैं, वो छोटा सा यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, उधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। दुनिया तो यही है ना। तो असर तो एकदम से आता है एक दूसरे का, क्योंकि हम इन लोगों ने WTO के माध्यम से जोड़ लिया एक दूसरे को। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बना, सप्लाई चेन पे डिपेंड करता है, और सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, हर सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चाइना के पास है। तो किंग मेकर है चाइना एक तरह से। आपको कोई भी चीज बनानी है तो एक पुर्जा उसका चाइना से खरीदना ही है, नहीं तो आपकी चीज नहीं बन सकती। 2022 की दुनिया में चाइना का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। अब किसी देश को अगर 100% आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए 20 साल लगेंगे, क्योंकि चाइना को 40 साल हो गए ये सब करते करते। 30 से 40 साल से वो यही काम कर रहा है कि मुझे सप्लाई चेन का कोई न कोई एक हिस्सा अपने पास रखना है, और कोई भी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जिन 6-7 चीजों से प्रोसेस से गुजरता है, प्रोसेस का एक हिस्सा चाइना संचालित करता है। वो प्रोडक्ट हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और चाइना के बिना आप कोई प्रोडक्ट, कोई चीज नहीं कर सकते दुनिया में। हमारा फार्मास्यूटिकल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करता है, API पे, तो हम कोई दवाई नहीं बना पाते। सबका API किसके पास है? चाइना के पास है। वैक्सीन आप नहीं बना सकते दुनिया में चाइना के बिना, तो चाइना को इग्नोर कर ही नहीं सकते। इसलिए हम चाहे जितनी दादागिरी करते रहे, गुंडागर्दी करता रहे, चाइना हमारे यहाँ घुसा है, गांव में घुसा है, गांव बना ले, अरुणाचल में घुसा है, चाहे वो लद्दाख में घुसा है, लेकिन चाइना से हम लोग 98% इंपोर्ट करते रहेंगे, व्यापार करेंगे तो। चाइना और हमारे व्यापार में 98% हमारा इंपोर्ट है, 2% एक्सपोर्ट है, और हमको 98% इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम ही नहीं चला, हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे।
चाइना के बिना हम जी नहीं सकते। चाइना ने ये अहमियत हासिल की है 30 सालों, उसने काम किया है इसके ऊपर। उसने अपना खुद का इंटरनेट बनाया, चाइना ने अपना खुद का गूगल बनाया, खुद का फेसबुक बनाया, खुद का यूट्यूब बनाया, खुद की लैंग्वेज में बनाया। मंदारिन सिखा रहा है वो करोड़ों लोगों को, अपनी लैंग्वेज सिखाता है। और चाइना ने किसी भी बच्चे को अमेरिका में बसने के लिए नहीं भेजा, उसने कहा वहां पढ़ के आओ लेकिन यहां काम करो, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाओ, ज्ञान हासिल करो और चाइना में काम करो। भारत के विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, वहां नौकरी करने लग जाते हैं, भारत नहीं आते। तो अमेरिका और चाइना और भारत में बहुत बड़ा फर्क है। और अब उसने 2% ही पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया, 98% पासपोर्ट काट दिए, बोले नहीं अब सब कुछ ज्ञान आ चुका है और अब अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं काम करो, जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं यहीं काम करें, चाइना में काम करें, चाइना के लिए काम करें, बाहर कोई नहीं जाएगा। पहले अगर वो 100 पासपोर्ट जारी करता था तो अब वो 2 पासपोर्ट जारी करता है। 98% पासपोर्ट कम कर दिए उसने, पासपोर्ट ही नहीं बना रहा चाइना। और 30 साल पहले उसने सारी तैयारी कर ली, तो आप उसको डैमेज ही नहीं कर सकते, दुनिया में प्रभावित ही नहीं कर सकते, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते। चाइना में कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी कमेंट अगर सोशल मीडिया पे वहां पर आता है, 2 मिनट बाद वो गायब हो जाता है, वो कमेंट 2 मिनट बाद वो टिकता ही नहीं, आप ढूंढो मिलेगा ही नहीं। ऐसा सिस्टम है चाइना का। और ज्यादा विरोध करोगे तो आप ही गायब हो जाओगे। उद्योगपतियों को खत्म कर दिया उसने, अपने बायजूस जैसे एजुकेशनल जायंट्स को खत्म कर दिया उसने। वहां की एजुकेशनल कंपनियों ने बायजूस जैसे स्कूल एजुकेशन में घुस गए थे। अनअकैडमी और बायजूस का भी एक घोटाला निकल करके आएगा 2 साल बाद, 10 साल बाद। देखो सरकार जब जाग जाए, वो गांव-गांव में जाकर के पेरेंट्स को वो टेबलेट या इस टाइप का कुछ देते हैं और बोलते हैं 70-80 हजार जमा करा दो, आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी कोर्स है और ये आपको करना है। और वो बजाज फाइनेंस टाइप किसी कंपनी से जोड़ देते हैं, किसी न किसी NBFC से, और उस NBFC से जोड़ करके उसको लोन करा देते हैं और उसका खेत वगैरह, मकान वगैरह उसमें गिरवी करवा देते हैं और 70-80 हजार उसको दिलवा के कंपनी ले लेती है। और वो बच्चा उस प्लेटफॉर्म पे 1 साल में, 2 साल में क्या सीख लेगा उस टैबलेट पे, लेकिन 70-80 हजार, 1 लाख रुपया उससे ले लेते हैं। अब ये छूट गवर्नमेंट ने दी हुई है अभी बायजूस को और अनअकैडमी को, और वो गांव-गांव जाकर के उनके जो बंदे हैं वो इस प्रकार से बच्चों को हायर कर रहे हैं और उनको एक टैबलेट दे के आ जाते हैं, ऑनलाइन पासवर्ड, यूजर नेम वगैरह दे देते हैं और बोलते हैं ये एजुकेशन शुरू इसका और इसके बाद ये बन जाएगा। बच्चा कहां से बन लेगा? आप लोग B.Tech किए हुए, M.Tech किए हुए बैठे हुए हो तो आपके नौकरी नहीं लग रही है, उसकी क्या लग जाएगी 6ठी 7वीं में 8वीं में। 6th के बच्चे को से 80 हजार रुपये ले लिया, 7th वाले से ले लिया, 9th वाले से ले लिया, और लोन किससे करा दिया? अगर वो लोन नहीं चुकाएगा तो जो मॉर्टगेज है वो प्रॉपर्टी पे आ जाएगा, वो NBFC वाला या बैंक वाला। और पैसा किसने रख लिया? कंपनी ने। और वो टीम इंडिया को सबको स्पॉन्सर कर रहा है और विज्ञापन देखो, और वो बड़ी बड़ी कैंप। ऐसा थोड़ी कि आप और सब जो है बायजूस से पढ़ते हैं और आप में से कोई अनअकैडमी से पढ़ता है या उसको बहुत पैसा देता है। समझदार लोग तो कोई भी नहीं दे रहे हैं, तो अनपढ़ लोगों के पास पहुंचे हैं, वो गांव के लोगों के पास पहुंचे। ये बहुत बड़ा स्कैम है, शायद ये निकल के आएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, तब आप शायद पढ़ोगे इसको। यही काम जो है वहां के चाइना की कंपनियां करने लगी थी, तो पेरेंट्स की तरफ से रिएक्शन आया तो शी जिनपिंग ने उनको बंद कर दिया। उन्होंने कहा स्कूल लेवल पे कोई भी कंपनी नहीं होगी। तो जिनके शेयर मार्केट में कैपेक्स कहां चले गए थे वो सब धड़ाम से नीचे गिर गए और वो खत्म हो गया। जैकमा को खत्म किया, एंट ग्रुप को खत्म किया, बड़े बड़े जायंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट सबको खत्म कर दिया। और उन्होंने कहा कॉमन प्रॉस्पेरिटी, साझा समृद्धि होगी, चाइना में साझा समृद्धि होगी। सब लोग यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के खिलाफ, तो कम्युनिज्म लेके आया वापस अभी इस जमाने में। तो उसने काफी हद तक मिडिल क्लास को संतुष्ट कर दिया।
देखिए, पंगा आपका और हमारे मिडिल क्लास का ही पंगा है, हमारे जैसे लोगों के लिए ही पंगा। देखो, एकदम झुग्गी वाले जो लोग हैं, एकदम किसान हैं या एकदम मजदूर टाइप जो लोग हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, उनको पहले भी वहीं रहना है, इस बार भी यहीं रहना है, उनके साथ कोई नहीं। तो जो ग्रोइंग वाले लोग हैं ना, उन्हीं के साथ दिक्कत है डिक्टेटरशिप का। अथॉरिटेरियनिज्म में प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अथॉरिटेरियनिज्म में हम और आप जैसे लोगों को दिक्कत आएगी, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल का, उनके पास सपने हैं, उनके बच्चों को पढ़ना है, उनको नौकरी करनी है, उनको कंपटीशन में भाग लेना है, उनको रेशनल बने रहना है, उन्हीं के साथ दिक्कत है। तो वहां के मिडिल क्लास को तो शी जिनपिंग ने संतुष्ट कर दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम ये जायंट्स खत्म कर रहे हैं, बड़े बड़े जायंट्स नहीं रहेंगे, एजुकेशन में भी नहीं रहेंगे, दूसरे बिजनेसेस में भी नहीं रहेंगे, और सारी कंपनियां होंगी वो गवर्नमेंट की होंगी। तो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, चीनी सरकार की कंपनियां हैं, और खुद का उनका सोशल मीडिया है, खुद का उनका इंटरनेट है। रशिया अब शुरुआत कर रहा है, लेकिन रशिया नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसकी शुरुआत 30 साल पहले हुई थी। तो 30 साल पहले जब उसने शुरू किया, तो जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर रहा था विंडोज को, वैसे वैसे पहले में वो अपना डेवलप कर रहा था। जैसे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर डेवलप हो रहा था और क्रोम आया था और उसने अपनी एरर और उनको दुरुस्त किया, उसने वहां अपना करता गया। जैसे जैसे लैंग्वेज इंटरनेट में डेवलप होती जा रही थी, वैसे वो डेवलप कर रहा था। जैसे जैसे बग्स आ रहे थे, सुपर बग्स और वायरस और मेलवेयर और वो रैंसमवेयर और वो सब आ रहे थे, उसके हिसाब से वो भी एरर दुरुस्त कर रहा था, और उसके बच्चे वहां पे भी पढ़ रहे थे और यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर में सब में डेवलपमेंट हो रहा था। तो हार्डवेयर के पैरेलल जो कॉम्पेटेबिलिटी में जो सॉफ्टवेयर और जो दूसरी चीजें थी, वो सब उसने उसके साथ साथ दुरुस्त करता गया, और आज वो 30 साल बाद ठीक बराबर स्थिति में खड़ा है अमेरिका के। इंटरनेट का मतलब अमेरिका है, ध्यान रखिए। पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ चाइना को छोड़ करके बाकी सब अमेरिका पे निर्भर है। चाइना अमेरिका पे निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर इंटरनेट है उसका, उसको अमेरिका से कोई लेना देना ही नहीं। यूट्यूब डूबना है, आज डूब जाए। फेसबुक जाना है, आज चला जाए, उसका सर्वर डाउन होना है, बिल्कुल ध्वस्त हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं मार्क जकरबर्ग से। सुंदर पिचाई से कोई लेना देना नहीं चाइना को, उसका खुद का है सब कुछ। हमारा है कुछ, रशिया का है, यूरोप का है, ऑस्ट्रेलिया का है नहीं। पूरी की पूरी दुनिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका तो खैर उसका खुद का ही है, कनाडा, यूरोप, पूरा मिडिल ईस्ट, ये सब। वो ऊंट पे बैठ के घूमते थे पहले, वो ऐसे बांध के वो सब तेल निकालने वाले अब तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, तो वो सब बाकी उनमें कोई नॉलेज थोड़ी, नॉलेज का कोई लेना देना ही नहीं उनका। इस्लाम का भी ऐसे अत्याधुनिक रोशन दिमाग नहीं थे वो। इस्लाम भी बस अपना वो जो उद्भव हुआ उसी से, कुरान शरीफ और हदीस और वो उन्हीं को फॉलो करता है और उन्हीं की कॉपी करता है। बोले हम इसके हिसाब से चलेंगे, उसमें नई रोशनी का कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो इस्लामिक कंट्रीज तो इस मामले में बहुत पीछे है। सिर्फ चाइना ने बहुत जल्दी जागा है, चाइना, और उसने डेवलपमेंट किया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वर्ल्ड इंपैक्ट हम जानने जा रहे हैं। तो एक ही देश ऐसा है जो पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो है चाइना। उसको किसी हालत में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए इधर से उधर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसने अपने आप को उस तरह से तैयार किया है। हमेशा उसने 20 साल 30 साल बाद की चीजें सोची है। इस तरह से सोचना पड़ता है विकास के लिए। और इंटरनेट का मतलब, इसका मतलब इसलिए क्योंकि आपका यूट्यूब का ऑफिस कहाँ है? अमेरिका। गूगल का वहां, फेसबुक का वहां, www जो वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ तैयार हुआ? टिम बर्नर्स-ली वाला वहीं तैयार हुआ है। तो इंटरनेट का मतलब, कनेक्टिविटी का मतलब, सैटेलाइट का मतलब, लैंग्वेज का मतलब, और यहां तक कि आपके जो डिफेंस, उससे डिफेंस के लिए और उसके लिए जो वो जो सॉफ्टवेयर बनाता है, एंटीवायरस और वो सब बनाता है, वो भी वही बनाता है। और डिजाइनिंग, सेमीकंडक्टर चिप्स की डिजाइनिंग,
सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप में जो है उसको ताइवान के ऊपर और थोड़ा सा AMD और इनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इंटेल की वजह से जिस दिन उसने इंटेल क्रैक कर लिया, अभी वो उसको मशीन मिली नहीं, वो वाली चिप बनाने वाली, सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीन मिल जाती है उसको, इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, ट्रंप ने नहीं जाने दिया। इसी को ट्रेड वॉर बोलते हैं हम लोग। हुआवाई उसकी कंपनी, उस पर बैन लगा दिया। हालांकि हुआवाई को उसने खुद ने भी डाउन किया, शी जिनपिंग ने भी, लेकिन रूस दोस्त है चाइना का अभी, लेकिन वो हुआवाई को इजाजत नहीं दे रहा है, उसको रूस में इजाजत नहीं दे रहा है कि तुम हमारे यहाँ 5G इंस्टॉलेशन करो। वो बोलता, वो जानता है कि इसमें स्पाई लगे हुए हैं, इसमें ये हमारी जासूसी करेगा वो 5G इक्विपमेंट के माध्यम से। ये आरोप ट्रंप ने लगाए थे, भगाया था हुआवाई वाले को वहां से। इंडिया ने भी मना किया, ट्रंप ने कहा बोले इससे नहीं खरीदोगे तो फिर हमने जो है, पर रिलायंस ने जो खरीदे वो वही है, उसने अपना नाम जियो वाला वो लगा दिया, बाकी वो खरीदा तो चाइना से ही है। तो लगाना होगा तो उसमें ही लगा देगा, तो मुकेश भाई लगा देंगे, चाइना का काम वो आसान कर देंगे। ये है पूरा मामला। तो इम्पैक्ट जो जाएगा वो इंडिया जैसे देश पे बहुत ज्यादा जाने वाला है। हमारे, क्योंकि हमने किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। रशिया कोशिश तो कर रहा है, हमने तो कोशिश भी नहीं की। हमने पहली बार सेमीकंडक्टर चिप के लिए अभी 75,000 करोड़ से अब शुरू कर रहे हैं। 75,000 करोड़ में कुछ नहीं होता, उसमें बहुत जबरदस्त भीमकाय चीज है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो हम लोगों को ये बहुत पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब डेन जॉपिंग ये सब कर रहे थे, तब चेतना था। अब तो कंपटीशन का जमाना है। मोर्स लॉ पढ़िएगा। मोर्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में, खास करके सेमीकंडक्टर चिप्स में, उसमें वो बोलता है कि स्पीड दुगनी हो जाएगी, प्राइस आधी हो जाएगी। प्राइस आधी हो जाएगी, और वो जो समय बताता था पहले 18 महीने 22 महीने बताता था, अब 18 महीने रह गया। हर 22 महीने में सेमीकंडक्टर चिप्स की, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन सब की स्पीड डबल हो जाएगी और प्राइस आधी रह जाएगी। इतना डेवलपमेंट होगा। और 50 साल हो गए, बिल्कुल उसका कहा बिल्कुल सही था। और अब तो बल्कि वो जो 22 महीने 20 महीने कुछ बोल के गया, अब तो और 18 महीने में हो जाता है। इसका मतलब आगे जाकर के डेवलपमेंट और होगा। सेमीकंडक्टर चिप वॉर, तो चिप वॉर, चिप्लोमेसी आजकल उसको बोलते हैं, चिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी होती है, उसके बजाय अब हो गई चिप्लोमेसी। ताइवान पे रूस ने कब्जा मान लिया। बोले हम वन चाइना पॉलिसी में विश्वास करते हैं। रशिया ने अभी कहा कि दो फायदा हो गया चाइना को रशिया से दोस्ती करने से। बोले मैं उधर जाऊंगा जेलेंस्की को पीटने, तुम कुछ मत बोलना। बोले ठीक है, सेना आपको भेजनी नहीं है, सेना हमारी है। तो चाइना ने कहा सेना वगैरह मैं नहीं भेजूंगा। बोले ठीक है, सेना मत भेजना। और फिर क्या करोगे बदले में? बोले एक तो 30 साल तक के लिए तुमको ऑयल गैस सब मिलता रहेगा, दूसरा तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी को हम मान लेते हैं, ताइवान तुम्हारा। अब अमेरिका को ये लग रहा है कि ये इधर यूक्रेन पे कब्जा करने जा रहा है, तो ये इधर चीन जो है अभी ताइवान पे कब्जा करेगा, तो उसकी चिप्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 80% चिप्स तो ताइवान ही बनाता है। लेकिन ताइवान मैन्युफैक्चरर है चिप्स का। चिप बनाने वाली मशीन बनती है यूरोप में, और वो मैन्युफैक्चरर है चिप्स का, और चिप की डिजाइन करता है इंटेल, डिजाइनर नहीं है। इसलिए अगर पुरानी चिप्स से काम चला लो, अभी सैंक्शंस लगेंगे तो रूस में नई चिप्स नहीं आएंगी। अब वो जो चिप्स चाइना के पास अवेलेबल होगी वो उसको सप्लाई कर देगा। चाइना में भी चिप बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं। तो ताइवान सबसे बड़ा सेंटर है, और एक सैमसंग के पास है साउथ कोरिया में, तो वो बनाता है। तो ताइवान सबसे बड़ा सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा TSMC। तो पढ़िएगा, TSMC पे एक शॉर्ट नोट बनाइए। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे और IT इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट इस वॉर का। तो ये वॉर वहां तक जाएगा,
और रशिया को इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की, आईटी की और मोबाइल वहां रशिया में बनते नहीं है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम उसका है नहीं, तो उसके पास इंडस्ट्री है नहीं, तो उसको चिप्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। और उसके जनसंख्या भी कम है, एरिया बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत हैं, तो बहुत ज्यादा उसको डोमेस्टिक अपनी डिमांड वो खुद ही पूरी कर लेता है। और हो सकता है कि वो से काम चला लेगा अपना, क्योंकि उसकी चिप्स तो उसके पास रखी होगी, पहले से स्टॉक कर रखा होगा। उसने चीन से दोस्ती साइड में पैरेलल में इसीलिए की कि उसकी सप्लाई चेन बरकरार रहे, चीन के माध्यम से वो ले लेगा, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है। तो इसलिए चिप्स की वजह से आप सैंक्शन लगा के कि आपको हम चिप्स नहीं देंगे तो तुम्हारा सब ठप हो जाएगा, अभी वो इतना जरूरी नहीं है। बल्कि उसकी तो ये है कि तुम्हारी चिप्स भी लग गई, सब कुछ हो गया और सिस्टम भी ठीक से काम कर रहा है, तो हम साइबर अटैक करेंगे और तुम्हारा सिस्टम डैमेज करेंगे, तो उसका तो काम बिगाड़ने वाला। तुम मुझे नहीं खिलाते तो हम तुमको खेल नहीं होने देंगे। वो होता था ना बच्चों का, पढ़ा किया कि नहीं आपने बचपन में, वो खेलने के लिए आता है, वो बोलता है कि मुझे खिलाओ, वो आप कहोगे नहीं तुम नहीं खेलोगे, तो उसने कहा अब तो खेल होगा ही नहीं। तो वैसा काम कि तुम ज्यादा सैंक्शन लगाओगे तो हम खेल ही बिगाड़ देंगे, तो वो उस स्थिति में आ गया। तो आप चिप लेके बैठे रहो अपना, जैसे उसको चलाने ही नहीं देंगे हम। तो इस तरह से दुनिया गुथी हुई है, पूरी दुनिया एक साथ पूरे हुई दिख रही है आपको, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इतना आसान नहीं है, इसलिए पंगा नहीं ले पाते। इसलिए आसानी से कई लोग सोचते हैं पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, खत्म करो किस्सा हमेशा के लिए। तो आप करोगे तो उसके भी अपने रिलेशन है, उसका अपना खाड़ी देशों से अलग है। अभिनंदन वाला मसला था, तो अभिनंदन वाले मसले में हमको लगता है कि यूं है, ऐसा 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 नहीं है। हमारा रिश्ता खाड़ी देशों से था, तेल खरीदते थे, हमने कहा भाई वो तेल वेल खरीदना बंद करेंगे तुम्हारा, और तुम इतना अच्छी अच्छी बातें करते हो, पाकिस्तान को तुम ही चंदा देते हो, पाकिस्तान तो तुम्हारे इसे सांसें ले रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर तो वही है, तो अभिनंदन को कुछ होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने चमकाया होगा उस लड़के को, कुछ मत करना, उसको तुरंत लौटाओ, नहीं तो तुम्हारा चंदा बंद। तो वो ऐसे लौटा है वो, ठीक है, पर्दे के पीछे की कहानियां कुछ दूसरी होती है। तो फिर आपको रिलेशन शेख साहब से उधर उनसे रखना पड़ता है कि नहीं। तो यमन में जो है मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो कौन कर रहा है? सरकार कर रही है वहां की, सऊदी अरब कर रहा है यमन के लोगों को। ठीक जेलेंस्की और जो आप देख रहे हो ना यूक्रेन, ठीक ये स्थिति वहां पर यमन के लोगों की है। लेकिन दुनिया में कोई बोलता है क्या? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि सऊदी अरब को कोई नाराज करने की स्थिति में नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो सक्षम को कोई दोष नहीं लगता, सक्षम को दोष नहीं लगता। तो आप मानवाधिकारों की बात वहां क्यों नहीं करते? वहां इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत समर्थ व्यक्ति अपराध कर रहा है। रशिया में बोलना आसान है, पुतिन फिर भी ठीक है, वो सुन भी रहा है, प्रतिबंध भी झेल रहा है। ये आप वहां लगाओ, वो भी हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा है, वो इन सबसे हथियार खरीदता है। सऊदी अरब भारत के इक्विवेलेंट ही है लगभग हथियारों के मामले में। कमाल खशोगी को मार डाला, पत्रकार को, कुछ नहीं है। तो डेमोक्रेसी की हत्या कई जगह हो रही है। डेमोक्रेसी पूरी दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए, ये सब पॉइंट्स हैं। यमन की क्राइसिस, ये लिखिए यमन संकट, और वहां से देखिए कि यमन में क्या झंझट चल रहा है, कैसे वहां पर जहर जो है वो तेजाब डाला जा रहा है एक तरह से खाई खोद करके। और यमन को तो आप देखोगे उसकी ज्योग्राफी में जाकर के देखिए, नक्शे में जाकर के, एटलस में जाके यमन की सिचुएशन देखिए कि अगर उसको वहां से काट दिया जाए तो वहां से तो फिर उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है। तो सबसे पहले एटलस में घूमना भी सीखो। कल घूमे थे थोड़ा, देखा जाके एटलस, अच्छा लगा ना आपको? सब बातें बताई, वो सब समझ में आ रही होगी। हाँ, जीवंत है ये सब। ये जो ज्ञान हम यहाँ पढ़ते हैं बड़ा लिविंग नॉलेज है, ये सब जिंदा है, ये सब आपके आसपास है, सबको क्रॉस चेक किया जा सकता है। और कई सारे सब्जेक्ट मिलकर के एक साथ जोड़ता है। जो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा था उसमें जेनेटिक्स भी है, मैंने अपनी जो क्लास है उसमें जोड़ा था। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्रोमोसोम स्टडी, वाई क्रोमोसोम स्टडी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी यूक्रेन की। तो काइवन रूस के जितने भी लोग हैं, जितने भी कबीले वहां से माइग्रेट होकर के गए, उन सबका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेम है।
उनकी जेनेटिक्स सेम है, वाई क्रोमोसोम सेम है। व्लादिमीर पुतिन, वोलोदिमीर जेलेंस्की, नाम मिल रहा है कि नहीं? एक का नाम राम शाह है, एक का नाम राम दयाल है। तो दोनों हिंदू हुए ना। कैथोलिक चर्च, बाइजेंटाइन चर्च, तो न केवल स्पिरिचुअल मिल रहा है, न केवल कल्चरल मिल रहा है, रिलीजियस और केवल लैंग्वेज वाली बात नहीं है, ज्योग्राफिकल बात नहीं है, ह्यूमन रेस ऑल्सो एंड जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स देखोगे तो मिल जाएगी। तभी वो बोल रहे हैं कि तुम हमारे म्यूचुअल पार्टनर हो, तुम हमारा मतलब एक नेचुरल इन्फ्लुएंस में आते हो। जेलेंस्की को वो जो पुतिन बोल रहा है, तुम तो हमारे नेचुरल इन्फ्लुएंस में हो, लिटिल रशियन हो, हमारे छोटे भाई हो। उधर कहाँ तुम उधर कहाँ नेटो, कहाँ यूरोप, उनके साथ तो तुम्हारा मैच ही नहीं करता। तुम तो इधर के हो भाई, हम तो एक ही कबीले के भाई बहन है, उधर कहाँ जा रहे हो? और तुम अपना, जैसे कोई भी भाई, दो भाई अलग होते हैं तो वो यही तो करते हैं ना कि छोटे भाई को भी जमीन दी या कुछ दिया तो उसके बाद वो उसको कहता है तुम कमाओ खाओ, इसमें तुम्हारे बच्चे खाएं, तुम्हारे को जो घर दिया है उसमें रहो, तुम इस खेत में काम करो, इसमें कुछ उगाओ खाओ। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, वो जो तुम्हारा दुश्मन नंबर 1 है ना, मैं उसके साथ इसको साझा करूंगा और वो भी मेरे यहाँ खेती करने आएगा, अब वो यहाँ घूमेगा और वो उसका दुश्मन नंबर 1 है। तो उसने कहा तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो, तुम तो मेरे छोटे भाई थे ना, तो हम भी खेती इधर का, तुम अपना हिस्से में करो। बोले नहीं, मैं उसके साथ मिलके करूंगा। तो उसने कहा अच्छा आके मैं बताता हूं तुमको। तो वो पिटाई लग रही है। आया तो कहने को वो स्वाभाविक, नेचुरल इन्फ्लुएंस, इसको कहेंगे नेचुरल इन्फ्लुएंस, यानी आप हमारे इसमें हो और उसके आधार भी हैं उसके पास। तुम कल्चरल में आ जाओ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाओ, ज्योग्राफिकली देख लो और या फिर जेनेटिकली देख लो, बायोलॉजिकली देख लो, किस हिसाब से देखना चाहते हो। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो किस हिसाब से क्रॉस चेक कर लो। लेकिन फिर आता है कि नहीं, डेमोक्रेसी का नया नया स्वाद अभी 91 में चखा है। हम लोगों ने पहली बार प्रजातंत्र चखा है, हम लोग वोट देना जानते हैं, हम लोग अपना राष्ट्रपति चुनना जानते हैं, हम स्वतंत्र रहते हैं, अब हमारी मर्जी हम कहीं पे भी जाएं। तुम रोकने वाले कौन हो? हम सोवरीन हैं, यानी वो प्रस्तावना याद आ जाती है उनको, तो उन्होंने कहा प्रस्तावना साइड में रखो। तो मैं हिस्ट्री से बात कर रहा हूँ, प्रस्तावना से बात नहीं होगी। तो प्रीएम्बल सामने रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से प्रीएम्बल सामने रखते हैं और उसके हिसाब से बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बात करते हैं, ऑटोनॉमी के हिसाब से बात करते हैं, WTO के उसके रेंज में बात करते हैं, LPG के हिसाब से बात करते हैं, और वो जो मैंने ग्लोतनास्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति बताई थी गोर्बाचेव की, उस नीति के हिसाब से बात करते हैं। तो दोनों अपनी जगह, मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से आपको यूक्रेन ठीक लगता है, और हिस्टोरिकली, जेनेटिकली, ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस और इन सब चीजें, कल्चरली आपको रशिया ठीक लगता है। तो आप स्टीरियोटाइप हो जाते हैं और आप जब पूरी तरह से आप रूढ़िवादी होकर के सोचते हैं तो आपको रशिया ठीक लगता है, और जब आप मॉडर्न तरीके से सोचते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचते हैं, डेमोक्रेसी के हिसाब से सोचते हैं, तो आपको यूक्रेन ठीक लगता है। क्योंकि यूक्रेन के लोगों को टेस्ट है नई जिंदगी का, जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और उनके यहाँ कोई भी आ जा सकता है और एक्सचेंज हो सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? JNU टाइप। हमें चाहिए आजादी। वो नारे लगते हैं ना सब तरह की आजादी, इससे आजादी, उससे आजादी, उससे आजादी, वो तो वहां वो कन्याकुमार हो रहा है। जेलेंस्की, और कुछ भी नहीं है, यही है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा काफी हद तक, ठीक है। और कई तरह के व्यू भी आपको समझ, और कुछ कंपल्शंस भी हैं, कुछ चीजें जो है वो इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि अभी अभी अफगानिस्तान से अमेरिका गया है तो फिर से वो नई जगह पर, अच्छा उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, 20 साल में कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि अभी जो आप में से कोई पूछ रहा था कि अफगानिस्तान और ये एक जैसा हो जाएगा, नहीं, अफगानिस्तान अलग टेरेन है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, साम्राज्यों का कब्रगाह। वहां जो भी साम्राज्य गया उसकी कब्र बन गई।
वहां जिसने भी टांग अड़ाई, रूस गया था उसकी हालत खराब हो गई, ब्रिटेन पहले था, ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी, अमेरिका भी 20 साल टांग अड़ा के आया, उसकी हालत खराब हो गई। तो जो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने गया उसकी हालत खराब। यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं है कि यूक्रेन बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है, तेल और गैस का क्षेत्र है। तो ये जिसके पास रहेगा वहां प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो प्रॉस्पर हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगा। अफगानिस्तान में पंगा लेना मतलब बेकार चीज है, क्योंकि अफगानिस्तान का टेरेन ही बहुत खराब है, पहाड़ियां हैं, कुछ होता जाता कुछ नहीं है, और क्राइम बहुत है, और लोग क्राइम करके गुरिल्ला वॉर करके छुप जाते हैं, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो वहां क्रिमिनल को पनिश नहीं कर पाते आप। कल हक्कानी की पहली तस्वीर आई, 20 साल तक अमेरिका उस तस्वीर को नहीं ढूंढ पाया, कल आई, दैनिक भास्कर में देखा होगा आप, देखिए जाके, हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क वाला, पहली बार फोटो देखा अमेरिका ने भी, 20 साल से ढूंढ रहा था उसको, वो कल आया वो फोटो। तो जिसका फोटो ही नहीं आता, कभी सामने ही नहीं आता, ऐसे आदमी नेटवर्क चला रहा है उस आदमी की शक्ल भी नहीं पता आपको ये कौन है, परमपिता परमात्मा जैसे हो जाता है, अदृश्य हो, तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी जगह पर आपको संचालन करना है, ऐसी जगह पर प्रशासन करना और सुशासन स्थापित करना और डेमोक्रेसी लेके आना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो जिसने भी अफगानिस्तान में टाइम दिया वो वेस्ट है, अफगानिस्तान में किया गया श्रम सब बेकार है। वहां वहीं के लोग, कबीले वाले वही चला सकते हैं उसको। इसीलिए तो उधर से जो आक्रमणकारी आते थे, समरकंद से, बुखारा से, ये वो सब, चंगेज खां, ये तैमूरलंग, ये जितने भी लोग आक्रमणकारी है उस तरफ से आते थे, तो उन लोगों ने ये जो सुव्यवस्था इंडिया में जैसे थी, तो डेमोक्रेसी, पंचायतें भी थी, तो कई जगह डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी काफी हो गया था, राजा थे उनके यहाँ अच्छा खासा होता था। तो यहाँ प्लेन्स थे, खेती हो रही है, मंदिर बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं, बौद्ध धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, और लोग शांति से रह रहे हैं, व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, समुद्र के किनारों से ट्रेड हो रहा है। गुजरात से उस जमाने से कब से ट्रेड हो रहा है। केरला में ईसाई धर्म पहली शताब्दी में आ गया था, चर्च बन गए थे, पादरी आ गए थे, और यहाँ एक तरह से सेक्युलरिज्म भी था और एक्सेप्टेंस भी था, टॉलरेंस भी था। तो ये देख के उनको बड़ा अजीब लगा कि ऐसे भी रह सकते हैं, मतलब हम तो कबीले में ही होते हैं, और वो आता है, वो सब जो पावरफुल होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर आप ताकतवर नहीं हो, खून खराबा नहीं कर सकते हो, लोगों को जमा करके नहीं रखते, तो गैंगवार होता है, या लड़कों की भी लड़ाई होती है ना स्कूल कॉलेज लेवल पे भी, तो सब ज्यादा से ज्यादा दोस्त रखते हैं, बोले ये उधर मारने आएगा, तुम्हारे हमारे साथ इतने, तेरे साथ इतने, वो वैसे ही माहौल रहता है। तो शांति जैसा कुछ है नहीं, पंगा। तो जो जीत गया वो अपना कबीला बचाने में कामयाब हो जाता, और कबीले जैसा रहता था, और कुछ उगाने के लिए जगह ही नहीं है, सब ऊंची नीची पहाड़ियां हैं। उन्होंने जिंदगी को इस तरह से देखा ही नहीं। मेरा एक दोस्त था, वो बड़ा बोलता था कि ये जो खास करके जो नीची जाति के लोग होते हैं, इनमें ग्रह क्लेश बहुत होता है। शादियों में पत्नियां भी झगड़ती, पति भी, तलाक भी बहुत होते हैं, या फिर नहीं भी होते तो भी वो झगड़ते रहते। तो उसका एक कारण वो बताता, वो बचपन से झगड़ा देखते हैं झुग्गियों में, और ऐसे में छोटी बस्तियां जो होती हैं उनमें खूब झगड़े होते हैं, पति पत्नी में, बर्तनों की आवाज, सिर फट रहे हैं, ये वो एक कॉमन चीज होती है। और किसी टीचर से या किसी थोड़े ढंग के किसी आदमी से किसी की शादी हो गई, तो वहां उसको लगता है कि ये कहाँ आ गया यहाँ बड़ी शांति है, और ये पढ़ता रहता है, और ये पढ़ाता है, या फिर ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो ये SDM है, तो इसको सब सलाम ठोकते हैं, और ये जाता है, और SDM की वाइफ ऐसी हो जो वहां से आई हो, तो फिर वो जो है वहां उत्पात मचाती है, उसको वही माहौल चाहिए, क्योंकि वो सरवाइव करने के लिए वही एटमॉस्फेयर चाहिए। तो मैंने कहा ये कैसा, बोले मेरा 8-10 दोस्त देखे मैंने ऐसे, तो वो बहुत दुखी थे इन्हीं सब चीजों से। तो मैंने फिर सर्वे किया कि ये आखिर यहीं पे क्यों होता है तो उसने देखा कि ये पूरा सोशलाइजेशन है। आप लोगों की शादी नहीं हुई इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ आप लोगों ने काम का, तो ये देख के आना वहां पर कि वहां पंगा तो नहीं होता उस घर में। अगर वहां रोज झगड़ा होता है, रोज पंगा होता है, और माहौल ऐसा ही है और मोहल्ला ही ऐसा ही है, तो फिर तैयार रहना वर्ल्ड वॉर के लिए क्योंकि वो होगा, उसको शांति पसंद नहीं। यही लड़के के साथ भी है,
लड़की अगर शांत क्षेत्र से आए, लड़का ऐसे से आया, तो वो उसी तरह का व्यवहार करेगा। सोशलाइजेशन का असर पड़ता है सीधा सीधा, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि कहाँ आ गए हम, शांत मतलब। तो यहां आकर के वो उकसाते थे, क्योंकि वो कबीलों से आते थे और वहां तो कोई कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा सा भी सीधा आदमी दिखता उसकी ठुकाई होती थी। उनको लगता था तो सारे सीधे हैं, तो लूटो इनको। तो सोमनाथ तक चला गया, 17 बार लूटा। मतलब क्या पेशेंस है भाई। तो एक बार में तैयारी कर लेते, दूसरी बार कर लेते। मतलब आओ लूटो, मतलब चिल्लाते होंगे कि आओ, तुम लूटते क्यों नहीं, इधर आओ। और वो भी इतना वो बेशरम था लूटने वाला भी, कि मतलब पिछली बार छोड़ क्यों गया था तू, इतनी बार लूटने का क्या था। हर साल आता था, लूट जाता था। मतलब एक दौरा लगा के जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ अधिकारी जाते हैं और वो सब छोटे छोटे अधिकारियों से लूट के नहीं आते। घास बड़ी हो जाती तो जानवर चर के आ जाता है, वैसे काम। करप्शन, तो इस तरह का करप्शन, इन्वेजन, आक्रमण, तो वो क्षेत्र वैसा ही है, कबीले वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान। और वो वहां जाकर के आप शांति स्थापित करना चाहते हो, आप कभी झुग्गी में जाकर शांति स्थापित करके आओ कि इन घरों में कोई लूटे लड़ेगा नहीं, यहां से कभी चिल्ला चोट की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? सोशलाइजेशन, सबको पढ़ाना पड़ेगा, सबको लिखाना पड़ेगा, बहुत बहुत डेवलपमेंट चाहिए। और 2-3 जनरेशन लग जाएगी डेवलपमेंट करते करते, तब जाकर के कहीं थोड़ा बहुत असर आएगा। इतना आसान नहीं होता। संस्कार इसी को बोलते हैं, उसी से संस्कृति और संस्कार जो बोलते हैं ना, ये संस्कृति है। तो संस्कृति होती है, वो संस्कार आते हैं उसके अंदर, तो संस्कार है वहां। इसलिए अफगानिस्तान में काम नहीं, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं यूक्रेन, वहां के संस्कार अलग है। उसने अपने संस्कार इतने सालों में यूरोप से धारण कर लिया। और रशिया के भी कम्युनिस्ट क्रांति के संस्कार हैं, गोर्बाचेव के संस्कृति के संस्कार। पुतिन ने आकर के डिक्टेटरशिप शुरू की है। पुतिन से पहले बोरिस येल्सिन ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन गोर्बाचेव तक भले ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन वहां पर लेनिन की संस्कृति थी। स्टालिन ने गड़बड़ की थी, कल बताया था आपको। स्टालिन डिक्टेटर था, लेकिन वहां पर कम्युनिस्ट संस्कृति थी, बोल्शेविक क्रांति और वो सब। तो वहां कुछ मूल्य थे जो मार्क्स से निकल करके आते हैं, कार्ल मार्क्स से। और कार्ल मार्क्स के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो बड़े अच्छे सिद्धांत हैं, क्योंकि मजदूरों के पक्ष में, कमजोरों के पक्ष में, और बल्कि उनको संघर्ष करना वो सिखाते हैं। और रूस ने सशस्त्र क्रांति के बजाय शांतिपूर्ण क्रांति की बात ज्यादा की थी। माओ ने रक्त क्रांति बनाई थी, उसी को लाल क्रांति कहा था, रेड रिवॉल्यूशन। इसलिए वहां ऑरेंज कलर के गुब्बारे लेकर के वो जाते हैं ऑरेंज रिवॉल्यूशन 2004 में। कौन सी रिवॉल्यूशन बताई थी कल यूक्रेन में? ऑरेंज रिवॉल्यूशन। गुब्बारे दिखाए थे, ऑरेंज कलर के गुब्बारे दिखाए थे। तो गांधीवादी तरीका हो गया, फूल देते ना, गांधीगिरी करते हैं तो एक गुलाब का फूल दे देते हैं। उसको बोला था उस मूवी में मुन्ना भाई वाले में कि ये गांधीगिरी है, एक गुलाब का फूल दे देते हैं। उसके बाद काफी लोगों ने एक प्रयोग शुरू किया, है ना, जहां पे भी जो कानून तोड़ता है, गड़बड़ करता है, उसको क्या करेंगे, एक फूल दे देंगे, उसको शर्म आएगी, उसके बाद वो सुधर जाएगा। तो ये चीज शुरू हुई। तो रक्तहीन क्रांति और एक तरफ लाल क्रांति, ब्लड रिवॉल्यूशन। थिएनमेन स्क्वायर, थिएनमेन चौक की घटना, एक शॉर्ट नोट बनाई है, थिएनमेन चौक। और इसी तरह से इजिप्ट रिवॉल्यूशन वाला कौन सा स्क्वायर है? कौन सा चौक है इजिप्ट वाला? तो कलर रिवॉल्यूशंस की लिस्ट बनाई है, फ्लावर रिवॉल्यूशन की लिस्ट बनाई है। विकिपीडिया में जाइएगा, फ्लावर रिवॉल्यूशंस एंड कलर रिवॉल्यूशंस। दुनिया में कहां कहां पे फ्लावर रिवॉल्यूशंस हुई हैं, कहां कहां पे कलर रिवॉल्यूशंस हुई हैं, उसकी लिस्ट बनाई है। आपको दुनिया ये सब समझिए थोड़ा सा, वहां की राजधानियां याद कीजिए, जिन जगहों पर ये रिवॉल्यूशन हुई उन जगहों के नाम, उन जगहों के नाम याद कीजिए।
ठीक है। और सत्ता परिवर्तन हुआ तब किस राष्ट्रपति को हटाया और किसको बिठाया, उसका नाम याद कीजिए। ये सब आपका सिलेबस है, तब जाकर के दुनिया समझ में आएगी। और ये यहीं का है सब, मिडिल ईस्ट और यहां तक वेस्ट एशिया, ठीक है, पश्चिम एशिया वाला हिस्सा, जॉर्जिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये हिस्सा है। तो ज्योग्राफी भी अच्छे से तैयार होगी, एटलस तैयार होगा। और इस बार तो ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाने का तरीका हमारा ऐसा नहीं लग रहा है आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक, लेकिन मैं आपको प्रश्नों की तरफ ले जा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि एक जागरूकता, अवेयरनेस बढ़े, आपका इंटरेस्ट जगे। इंटरेस्ट तो जग गया कल से इस वाले में, और बेसिक्स तैयार हो गए होंगे, मुझे लगता है डाउट नहीं बचे होंगे ज्यादा। और बस ये कि नोट्स आप बना लोगे, ये तो ये आपका मेंस का और प्री के और जो छोटे छोटे प्रश्न बीच बीच में आते हैं वो कवर हो जाएंगे, मेंस तक का कवर हो जाएगा, है ना। इंटरव्यू में तो आप जवाब देने की स्थिति में अभी आ चुके होंगे। तो जिन लोगों के इंटरव्यू है अभी इन दिनों में, मैंने बताया था, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया। आइए अब इम्पैक्ट देखते हैं इंडिया के ऊपर। अभी हम वर्ल्ड इम्पैक्ट देख रहे थे, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली भारत की बात करते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है डिप्लोमेसी की। अब हम क्या करें, अनायास हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी में चले तो गए। प्योर नॉन अलाइनमेंट तो नहीं कह सकते अभी, प्योर नॉन अलाइनमेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि युद्ध तो हो रहा है और हम बोल रहे हैं कि हम किसी तरफ नहीं है। तो रशिया से तो हम वादा नहीं कर रहे ना कि रशिया से कभी हथियार नहीं खरीदेंगे या रशिया से बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब तो आप सहमत हो युद्ध से, जबकि अमेरिका बिल्कुल विरोधी खेमे में और उससे भी बात कर रहे हैं। तो हम क्वाड में भी हैं। अब देखा जाए तो क्वाड खतरे में आ गया है क्योंकि हम तो हैं रशिया की तरफ, दिख रहा है वो। आप कह रहे हो आप वोटिंग में नहीं जाओगे, इसमें नहीं जाओगे, वो बात अलग है। चीन के साथ आप हो रहे हो तो बड़ा अजीब चीज है। युद्ध जिस दिन शुरू हुआ उस दिन इमरान खान रशिया में था। तो क्या हम चीन, इमरान खान यानी पाकिस्तान और रशिया सब एक हो गए हैं क्या? हम उसी खेमे में हैं क्या? तो बड़ा अजीब लगता है। फिर क्वाड में जाते हैं जो चीन के खिलाफ है। क्वाड किसके खिलाफ बना है? चीन के। क्वाड में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया। ये क्वाड है चारों का। तो ये जो डायलॉग है इसमें जो आप बात करते हो तो आप चारों के साथ, और अभी बीच में डायलॉग भी हो गया उसका, तो भारत उसमें भी सक्रियता से भाग लेता है। चीन से हमारा व्यापार चल ही रहा है जो का त्यों। क्या हमने यूक्रेन को दुश्मन देश घोषित कर दिया है? यूक्रेन से अब कोई दोस्ती नहीं रखी जाएगी या भविष्य में कभी बात नहीं की जाएगी? नहीं, यूक्रेन हमारा स्वाभाविक मित्र है। एक स्वाभाविक मित्र है, एक से हथियार खरीदने हैं, एक से व्यापार करना है। और जिससे व्यापार करना है उसका विरोध करने के लिए हम चीन, अमेरिका के साथ हैं क्वाड में। जिससे हमको सबसे ज्यादा व्यापार करना है, सबसे ज्यादा सामान खरीदना है, उसी का विरोध करने के लिए हम क्वाड में हैं। तो विचित्र डिप्लोमेसी नहीं लग रही है आपको? बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति है इंडिया की। भारत की डिप्लोमेसी को देखोगे, विदेश नीति देखोगे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। हम अभी वोट नहीं देकर के किसकी तरफ है? मान लीजिए किसी आदमी की खूब पिटाई हुई हो और एक व्यक्ति पीट रहा है और उसके घर में घुस करके पीट रहा है और आप पड़ोसी हो, और उसकी पिटाई देख करके आप घर के अंदर चले गए। कोई पूछ रहा है, बोले हमने कुछ नहीं देखा। हम किसी तरफ नहीं है। लेकिन जिसकी पिटाई हो गई उसको तो लगता होगा ना, तुम तो बोल सकते थे ना, मेरी पिटाई कर रहा है, तुमने तो देखा था, तुम तो थे। नहीं, वो हम नहीं बोल सकते। हम इसमें किसी के साथ नहीं। तो जब पिटाई हो, जैसे वो भी घर में बैठा है और वो भी उसके घर में बैठा है, ऐसे में आप बोल सकते हैं कि हम किसी के साथ नहीं है। लेकिन जब पिटाई हो रही है तब आप नहीं बोल सकते कि हम किसी के साथ नहीं है। बात समझ में आई ना? क्योंकि उसकी पिटाई हो रही है, वो नुकसान है उसको। और आप अपने बच्चे निकाल रहे हो वहां से, तो ऐसा मना भी नहीं कर सकते कि वहां सब कुछ शांति का लो, फिर तुम निकाल क्यों रहे हो?
वहां विमान भेज करके, अपने मंत्री भेज करके हम बच्चे निकाल रहे हैं ना, तो वहां युद्ध चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता नहीं है कि युद्ध नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने बच्चे बचा रहे हो, इसका मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो विचित्र प्रकार की डिप्लोमेसी, भारत जैसे विश्व गुरु को यह शोभा नहीं देता। हम तो सीधा विश्व गुरु बन रहे थे, विश्व गुरु बन के ऐसे घर में चले जाएंगे, फिर हम गवाही नहीं दे सकते, तो फिर नेतागिरी कैसे करेंगे? तो विचित्र स्थिति है। और इमरान खान वहां पहुंच गया रशिया में जिस दिन अटैक हुआ, और पुतिन से कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। चीन ने पहले दोस्ती कर ली, मैं तुम्हारे साथ हूं, दोनों हमारे दुश्मन 1 नंबर 2 नंबर है, और हम भी रशिया के ही साथ हैं एक तरह से। तो फिर क्या है ये, इसको क्या कहा जाए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो सीरियल है ना, मूवी भी बन गई शायद, नहीं मूवी नहीं है। ये तो मामला गड़बड़ है। और क्वाड के साथ अलग जुड़े रहना, डेमोक्रेसी के हिसाब से बात करेंगे तो फिर हम अमेरिका के साथ है, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी और हम भी डेमोक्रेसी। तो आपको इंडिया का पॉलिटिकल इंपैक्ट तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ही मतलब संदिग्ध है, मतलब क्लियर पत्ते नहीं है। अब यह है कि वही ऊंट किस करवट बैठेगा या क्या होगा, तब हम देखेंगे, फिर देखेंगे, अपने इंटरेस्ट देखेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे। तब वो सिद्धांतों वाली होगी या अवसरवादी होगी या लाभकारी होगी या आर्थिक हितों को देख के बनाएंगे या मॉरल वैल्यूज के हिसाब से बनाएंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल वैल्यूज, वो सब तो गई, वो तो सब बेकार हो गई। क्योंकि वो कुछ करना था तो अभी स्टैंड क्लियर करना था और आपको कहीं ना कहीं खड़ा होना था, ठीक है। और आपको लगता है पति पत्नी जैसा आपस का झगड़ा है और इसमें हमको नहीं बोलना है तो ये फिर मामला बिल्कुल अलग है। ये इंटरनेशनल है और एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी सॉवरेनिटी खत्म हुई है। तो यहां पर तो ये वाला मामला तो ये गया। अब आइए इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में हम लोगों को भी सब तरह की चीजों की जरूरत है। यूक्रेन से हमको शिक्षा के मामले में जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 बच्चे कम नहीं होते। यूक्रेन में सब स्थितियां ठीक होती हैं और मेडिकल कॉलेज चालू होते हैं, तो फिर बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। और आखिर बच्चे जाते हैं, अनुमति मिलती है जाने की और वीजा देता है यूक्रेन भी, तो आपसी सहमतियां तो होती है। और हमारा दूतावास भी है यूक्रेन में, पड़ोसी देशों से भी संबंध है, और भी बहुत पुराने संबंध है, अभी क्या नहीं है। जब यूएसएसआर था तब से थे, कल्चरल रिलेशन है हमारे। तो हम लोग इकोनॉमी में इस तरह से कोऑपरेशन कर पाएंगे कि नहीं। कई तरह का व्यापार होता है, यूक्रेन से हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, यूक्रेन हमारी चीजें खरीदता है, तो उस व्यापार का क्या होगा फ्यूचर में। तो ये इम्पैक्ट आएगा। रशिया के साथ हथियार हमको रशिया बेचता रहेगा, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा हथियार जो हम खरीदते हैं वो रशिया से खरीदते हैं। तो अब भी क्या रशिया से ही हम लोग हथियार खरीदते रहेंगे, तो रशिया को खुद को हथियारों की जरूरत लग रही है, तो वो अपना उत्पादन तो अभी खुद के उपयोग में कर रहा है। पर ऐसे समय में यदि वॉर हमको लगता है और हमको अगर जरूरत पड़ती है, हमारा किसी से वॉर है, तो क्या ऐसे में वो हमको प्रायोरिटी दे पाएगा? क्योंकि हमने इस तरह का पार्टनर तो रशिया को ही माना है हमेशा, ट्रेड पार्टनर। कभी भी अमेरिका को या दूसरे देशों को तवज्जो नहीं दिया। तो ये देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारा दोनों से, अमेरिका से, यूरोप से और इधर चाइना से, रशिया के साथ टेक्नोलॉजी वाला इस टाइप का ज्यादा नहीं है। स्पेस वाले में हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं, इसलिए आत्मनिर्भर वाली जो बात हम लोगों ने शुरू की थी उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया में ज्यादा काम करना पड़ेगा। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो आप इकोनॉमिक सर्वे में देख रहे थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो और वहां लार्ज स्केल पे वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यानी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, सब में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, जो परस्पर निर्भरता है उसको खत्म करनी पड़ेगी। इस दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी में हमको बहुत आगे जाना होगा।
साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर चिप की हमने इसी बजट में शुरुआत की है 75,000 करोड़, लेकिन केवल 75,000 करोड़ से काम नहीं चलेगा। चीन का कब्जा यदि ताइवान पे हो जाएगा तो फिर आपको सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रॉब्लम आ सकती है। कार इंडस्ट्री में भी, खिलौनों में भी, सब जगह सेमीकंडक्टर चिप लगती है। कारें नहीं बनती आपकी अगर सेमीकंडक्टर चिप नहीं आती तो। आजकल कारें जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा कंप्यूटर है, वो उसी की वजह से होता है। तो इस तरह से हमको डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। टूरिज्म जो हमारा रशिया के साथ था और ये था, वो अफेक्ट होगा। कल्चरल रिलेशंस, एजुकेशनल और कल्चरल रिलेशन, अभी हमने नो फ्लाई जोन और इस टाइप की चीज रशिया के साथ नहीं की है, ठीक है। रशिया के पास जो विमान है वो सब, लेकिन उसने कहा कि हम बोइंग वाली सेवाएं बंद कर देंगे, अपडेट नहीं देंगे, ये वो। तो कंप्यूटर वाली बहुत सारी चीजें अपडेट यदि रशिया को नहीं मिलेगी, उससे जो इम्पैक्ट आएंगे, और अगर रशिया के थ्रू हम लोग कोई चीज लेते हैं तो उसका असर हम पे भी होगा। क्योंकि अगर बीच में मिडिल मैन हमने अगर रशिया को बना रखा है और उसको अगर वो हमारा वेंडर है रशिया किसी चीज में, तो सर्विसेज तो हमको रशिया प्रोवाइड करवाता है, तो हमको डायरेक्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। तो पूरा इकोनॉमी का ढांचा बदलने वाला, बिजनेस मॉडल बदलने वाला इंडिया का, बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला इस वॉर के बाद। ये वॉर जितना लंबा खींचेगा भारत पे प्रभाव बढ़ेगा। हमको पार्टनर बदलने पड़ेंगे, वेंडर बदलने पड़ेंगे, मिडिलमैन बदलने पड़ेंगे, सर्विसेज हायर जहां जहां से हम लोग करते हैं वो चेंज करनी पड़ेगी। तो बिहेवियर पूरा चेंज आ जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो जाता है। क्योंकि आप अपने पार्टनर जो होते हैं वो हैबिचुअल और नेचुरल पार्टनर तैयार करते हो, और वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बात करते हो। आपके कई बार एक्सपीरियंस होते हैं इलेक्ट्रिशियन के बारे में, प्लम्बर के बारे में, तो आपके मोबाइल में नंबर सेव होते हैं, उसकी आदतें पता होती है, आपको उसका सब कुछ पता होता है कि 200 रुपए लेता है, 150 रुपए लेता है इस काम के, और फिर आप उसी को बुलाते हो और उसी से करवाते हो। बिल्कुल नए आदमी को जब बुलाते हो तब वो क्या प्राइस मांगेगा, कैसे करेगा, बिल्कुल नए चैलेंज होते हैं। फिर वो काम ठीक से करके देता है नहीं, उसको काम आता है कि नहीं, तो नए नए चैलेंजेस आएंगे। तो ये इंडिया के सामने अभी चैलेंज है, और सब चीजों में आत्मनिर्भर बनने में 20 साल लगते हैं, कंप्लीट आत्मनिर्भर होने में 20 मिनिमम। तो दो तरह की अप्रोच है, मैक्सिमलिस्ट और मिनिमलिस्ट। भारत के ऊपर मैक्सिमम इंपैक्ट कितने होंगे और मिनिमल इंपैक्ट कितने होंगे, मिनिमम कितना लॉस होगा, तो दो तरह का बनाइएगा कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मिनिमल कितना हो सकता है। दूसरा, अभी तक जो आप कॉन्फिडेंस से बाइडेन के साथ बात करते आए थे, या कमला हैरिस हमारे इंडिया से ओरिजिन है उनका, उनकी मदर यहाँ की थी, इस तरह से हम बात करते थे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, या यहां तक कि हम तो इलेक्शन में पार्टनर बन गए थे। हमने तो यहाँ ट्रंप का प्रचार कर दिया था, नमस्ते ट्रंप, और वहां जाकर के हाउडी मोदी टेक्सास में, तो बहुत जबरदस्त, मतलब हम तो उसके पार्टनर थे, इलेक्शन पार्टनर थे, इतना डीपली इन्वॉल्व हो गए थे वहां की डेमोक्रेसी में। जैसे हमारे ही मोहल्ले में पार्षद चुनना है, पार्षद के, हमारे मोहल्ले के पार्षद को चुनाव हो रहा है, वैसे हमने ट्रंप का प्रचार किया था, और ट्रंप भी वैसे ही आ गए थे वोट मांगने के लिए यहाँ पे। इतना विश्वास ऐसा नहीं कि हमारा एक तरफा प्यार है, वन साइडेड नहीं था, वो भी उतना ही खींचा चलाया, बहुत गजब का था। अब ऐसे में रिलेशन कहां जाएंगे? क्या वही कॉन्फिडेंस बरकरार रह पाएगा अमेरिका के साथ जब रशिया के साथ आप ऐसा कर रहे हो? तो इंडियन इंपैक्ट डेमोक्रेसी पे, हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर पे और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे। तो दुनिया भर में हम बोलते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला लोकतंत्र है, उसका क्या होगा? हम डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं, तानाशाह को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने लोकतंत्र की हत्या की उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मूल्यों में तो बहुत पीछे हैं, नैतिक मूल्यों में बहुत पीछे चले गए। इकोनॉमी के नुकसान अपनी जगह है। हाँ, ऑयल एंड गैस के लिए हम उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करते रशिया पर एक अल्टरनेट के तौर पे लेके चलते थे।
पर यूक्रेन पे करते थे। यूक्रेन बहुत बड़ा सप्लायर था। अनाज में हम लोग आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास सरप्लस है। एक फायदा हमको ये हो सकता है कि हमारे अनाज का मूल्य बढ़ सकता है, तो फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उससे हम कैसे डील करेंगे? क्रूड ऑयल प्राइसेस तो बढ़ना ही है और बढ़ना शुरू भी हो गए हैं। 10 तारीख के बाद जो है यहाँ भारत में भी बढ़ेंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा तो। और फूड प्राइसेस भी बढ़ेंगे। दुनिया में इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है, तो उसका भारत पे भी असर है। भारत में भी मुद्रास्फीति ज्यादा है, तो भारत में भी महंगाई और बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ेगी, फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है। कुछ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। एक रिफॉर्म सेना में हुआ था, मैं अभी पढ़ रहा था आर्टिकल, सीडीएस हमने बनाया था। और सीडीएस जो है वो एक थिएटर कमांड बनाना चाहते थे, अचानक से बिपिन रावत चले गए। वो कॉन्स्पिरेसी थी, क्या था क्या पता, क्या, वो एक अलग झंझट है। लेकिन हमने एक्टिंग बना रखा है नरवणे को, और नया फुल फ्लैश जो हम बना नहीं रहे। तो सीडीएस भी इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी और उस पर इतना जश्न मनाया गया कि ये बहुत ही कमाल हो गया। और ये रिवॉल्यूशन है सेना में सुधार का, यानी कि हमारी डिफेंस फोर्सेस में सबसे बड़ा रिफॉर्म है सीडीएस। 20 साल से अवेटेड था, 20 साल से इंतजार किया जा रहा था कि सीडीएस बनाया जाएगा, सीडीएस बनाया जाएगा। और अंततः हमने बनाया और काफी जश्न हुआ, और फर्स्ट सीडीएस भी हमको मिल गए और वो चले भी गए। तो अभी कारण समझ में नहीं आता कि हमने फुल फ्लेज क्यों नहीं बनाया नरवणे को पूरी तरह से सीडीएस, क्योंकि सीडीएस अभी पार्ट टाइम काम है। और कोई भी आर्मी चीफ यदि उसको देख सकता है तो फिर तो बिपिन रावत भी देख ही सकते थे, और वो देख ही रहे थे। और इसका मतलब इतने सालों से कई सरकारों ने नहीं बनाया तो ठीक ही किया, कहीं काम चल ही रहा था। लेकिन जब वो इतने इंपॉर्टेंट चीज पे काम कर रहे थे और थिएटर कमांड जैसे इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे काम कर रहे थे, तो उसके लिए तो फुल फ्लेज आदमी चाहिए। और उस घटना को हुए, दुर्घटना को हुए भी कितने दिन हो गए? 3-4 महीने हो गए, 2 महीने 4 महीने तो हो ही गए। अभी तक आपके पास एक खुद का अकेला जो सीडीएस होना चाहिए फुल फ्लेज पूरी तरह से, वो नहीं है भारत के पास। तो क्या ऐसे ही काम चलाया जा सकता था? तो पहले भी चलाया जा सकता था, फिर इस पर इतना जश्न क्यों? तो वो तो सभी सरकारें चला रही थी। और यदि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो आपने बनाया क्यों? अगर इंपॉर्टेंट है तो अब क्यों नहीं बना रहे? तो ये इसका मतलब रिफॉर्म्स जो हैं वो आधे अधूरे हैं, आधे मन से किए गए हैं और कच्चे हैं। ये थोड़े से दिक्कत पैदा करने वाला है। तो डिफेंस के सेक्टर में हमारा थोड़ा सा मामला हमको और करना चाहिए, जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोक्योरमेंट कहाँ से होगा, कितना होगा? अभी 75 एफडीआई जो है वो हम लोगों ने अलाउ कर दिया है डिफेंस में, तो उसको भी आप देखिएगा। रक्षा बजट का क्या होगा? भारत भी अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा आपको। न्यूक्लियर डिटरेंस बढ़ाने के लिए आप परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाओगे या फिर जो आर्सेनल है उनकी क्वालिटी बढ़ाओगे, क्या करोगे? मिसाइल प्रोग्राम पे और ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है, और स्पेस प्रोग्राम में इसरो को और ज्यादा काम करना पड़ सकता है। उसमें प्राइवेटाइजेशन के लिए आए तो वो, तो इस तरह से बहुत लंबा जाएगा ये। और हमारी कोस्टल लाइन के लिए, इंडियन ओशन में हमारी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में यदि एक्टिविटी बढ़ती है, चाइना को थ्रेट के तौर पे हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? पड़ोसियों से हमारी पॉलिसी, श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इनसे सबसे बहुत सारे फैक्टर, इतना आपको करके चलना पड़ता। तो केवल एक यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं है, ये इतनी लंबी जाती है सोच। और ये एडमिनिस्ट्रेटर का माइंडसेट भी होता है, क्योंकि आप ही डिफेंस सेक्रेटरी बनते हैं, आप ही में से फिर तमाम प्रकार के सेक्रेटरी वाले पदों पे आप ही को जाकर के व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इसलिए आपका क्लियर विजन होना चाहिए, नॉलेज के लेवल पे भी, एनालिसिस के लेवल पे भी। ठीक है, मुझे लगता है अच्छा खासा दिमाग की एक्सरसाइज हो गई। हाँ, ये है। और यही बातचीत की जा सकती थी हमने कि अब आप थोड़ा उस पर एक्सरसाइज कीजिए। अगले सप्ताह अगर कोई युद्ध नहीं हुआ और कुछ नया तो फिर साइंस शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, शांति पाठ।